बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो गाइस, आज हम नावल पढ़ने जा रहे हैं वो एक सितारा मेहरबान, रिटन बाय सुंदस जबीन। ये आज हमने कंप्लीट नावल रीड करना है, लेकिन अगर इससे पहले आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको ईजीली मिलती रहे। तो गाइज़, ये जो नावल है वो एक सितारा मेहरबान, ये एक बेसिकली वनी बेस्ड है और एज डिफरेंस भी है कि जो हीरो की बहन है ना, उसने ना भाग जाना है पता नहीं, तो फिर वो जिसके साथ वो भागेगी ना, उसकी बहन वनी होकर हीरो के साथ आ जाएगी। ठीक है, और इनमें अच्छा खासा एज गैप भी होगा। उसके बाद ये फ्यूडल बेस्ड है कि वडेरा बेस्ड है ये नावल, और वटा सटा बेस्ड भी है कि ओदी बहन उहदे नाल होएगी तो ओदी भैन उहदे नाल होएगी। बेसिकली 2 कपल स्टोरी है। तो ये आज हम रीड करेंगे। तो इससे पहले आइए आज ये पढ़ते हैं नावल वो एक सितारा मेहरबान, रिटन बाय सुंदस जबीन। मेरे ना इस टाइम बड़ी नींद जी आ रही, सुस्ती जी पई हुई, इसलिए ज़रा ना थोड़ा सा हो रहा है, स्लो स्लो हम पढ़ेंगे, लेकिन चलो पढ़ना भी तो है ना, थोड़ा सा शायद मूड ही फ्रेश हो जाए। शीशे की दीवार से सर टकाए हुए आंसू कतरा कतरा इसकी सुनहरी आंखों से गिर रहे थे। शीशे के इस पार वो आईसीयू में था, नलकियों और पट्टियों में जकड़ा हुआ। जितनी बार इसकी नज़र इस बेजान जर्द पड़े चेहरे पर जाती, नए सिरे से अजियत समेट लाती। इसकी टांगें मुसलसल खड़े होने की वजह से बेजान सी हो रही थी, मगर इसे यहाँ से दूर जाना मंजूर ना था, सो वो इसी तरह साख्त खड़ी रही। वो एक हाथ नरमी से इसके सर पर आकर ठहर गया। इसने तड़प कर सर उठाया। कब तक इधर खड़ी रहोगी? आओ मेरे साथ। सफ़ेद ओवरऑल कंधों पर डाले उधेड़ों में डॉक्टर दानिश ने इसे समझाया, मगर वो इसी तरह खड़ी रही। बस कुछ कहे बिना सर हिला दिया। आ जाओ लिटिल गर्ल, मुझे तुमसे कुछ बात करना है, इन्होंने कहा। वो चौंक कर मतवज्जा हुई, फिर सर हिलाते हुए इसके साथ चल पड़ी। इनके ऑफिस में आकर वो कुर्सी पर गिर सी गई। मुसलसल जागते हुए इसे 48 घंटे हो चुके थे। थकन, परेशानी, खौफ और पछतावा मिलकर इसे मज़ीद कमज़ोर कर रहे थे। डॉक्टर दानिश ने चाय के 2 कप मंगवा लिए। गर्म चाय के घूंट लेते हुए इसे याद आया कि आज सर्दी किस कदर अरूज पर थी। दर्जा हरारत -सेंटीग्रेड सेंटीग्रेड पर पहुंचा हुआ था। हालांकि इसे सर्दी बहुत पसंद थी, वो पूरा साल सर्दियों का इंतज़ार करती थी, मगर आज इसे ये सर्दी बहुत बुरी लग रही थी। अंकल, क्या आप मुझे कुछ बताना चाह रहे थे? इसने याद आने पर पूछा। तुम जानती हो इन्हें क्या हुआ? इन्होंने बहुत अफसरदा और परेशान लहजे में बताया। जी मैं जानती हूँ। उसके लबों पर सिसकियाँ थी, मगर इसकी रीज़न हैरानकुन है। मैं नहीं जानता इन्हें क्या परेशानी थी, मगर ये बहुत ही ओवर स्ट्रेस्ड और प्रेशराइजिंग नर्वस ब्रेकडाउन है। वो लब कुचलती, आंसू रोकती इन्हें देखे गई। अगरचे अब इनकी कंडीशन पहले जैसे तो नहीं, मगर फिर भी हम इन्हें बेहतर नहीं कह सकते। कम अज़ कम मज़ीद 2 दिन इन्हें इंतहाई निगहदाश्त में के वार्ड में रखना पड़ेगा, आईसीयू में, इन्होंने कहा। इसे लगा जैसे सज़ा का फ़ैसला मज़ीद 2 दिन आगे सिरक गया, और डॉक्टर दानिश अपना ओवरऑल बाजू पर डाले बाहर जा चुके थे। अब कमरा सिर्फ इसकी सिसकियों से गूंज रहा था। कितना पछतावा था इसके आंसुओं में, कितने नोहर थे इसके लबों पर, और कितने काश थे इसके दिल में। मगर अब क्या हो सकता था? इसकी मिसाल इस बुढ़िया की सी थी जिसने एक मजबूत रस्सी बनी और फिर इसे अपने हाथों से टुकड़े टुकड़े कर दिया। हर घड़ी दर्द की शिद्दत से सिसकती आंखें, और ऊपर से तेरे वसल की ख्वाबों के अज़ाब। रोज़ आंगन में खड़े पेड़ से गिरते पत्ते, और सरे शाम परिंदों पे गुजरती आफात। नब्ज़ और दिल की बगावत पे तड़पती है हयात। इस बड़े शहर में बढ़ता हुआ लोगों का कहत। रोज़ होती है मेरे साथ दीवारों की झड़प। रोज़ एक सांस को फांसी की सज़ा मिलती है। अब तो आजा ए मेरी जान के प्यारे दुश्मन, अब तो आजा कि तेरे हिजर के कैदी को यहाँ रोज़ इस शहर में मरने की दुआ मिलती है। देखो ताइब, मुझे यूँ बार बार यहाँ मत बुलाया करो, तुम जानते हो कितना मुश्किल है। गुलेराना अजहद झंझलाई हुई थी। जवाबन में मुस्कुराता हुआ इसके सभी चेहरे पर नज़रें काट कर सुलगते हुए लहजे में बोला था कि तुम्हें पता है गुल, मैं तुम पे मरता हूँ। वो खिल उठी। एक बेख्तियार मुस्कुराहट ने इसके लबों को छुआ। बस इसी किस्म की बातें करते रहना। इसने नन्ही सी नाक सकोड़ी। तुम कहो तो कोई अमली कदम उठा लूँ, वो बोला। लहजा खासा धमकियाँ में था। गुल दहल सी गई। कैसी बातें करते? उसने ताइब को घूरा। जवाबन वो फिर से हंस पड़ा। माहौल में रची शाम की लाली धीरे धीरे दूर दूर तक फैले खेतों को अपनी लपेट में ले रही थी। वो इस वक्त जिस जगह पर खड़े थे वहाँ 2 झूले लगे थे जिन पर सारा दिन गांव के बच्चे झूलते रहते। ये एक तरह से इनका प्लेग्राउंड थी। इस वक्त एक झूले पर गुल बैठी थी, जबकि लोहे के मजबूत रॉड के साथ कमर टकाए ताइब खड़ा इसके झूले को आहिस्ता आहिस्ता हरकत दे रहा था। गुल,
शाम की लाली इसके आर्ज़ों पर धनक बिखरा रही थी। वो अपनी बात भूलकर मबहूत सा इसे देखे गया। पता नहीं वो वाकई इतनी खूबसूरत थी या इसे ही लगती थी। तुम बहुत खूबसूरत हो, इसने कहते हुए एक जज़ब के आलम में आंखें बंद कर लीं। गुल ने नज़र उठाकर इसे देखा और ज़ोर से हंस दी। इसकी शफाफ हंसी बिल्कुल ऐसी थी जैसे क्रिस्टल टेबल पर ढेर सारी कांच की टुकड़ियाँ गिरकर बज उठी। मैं समझी पता नहीं क्या बात करने लगे हो, इसने सर झटका। गुल, एक बात मानोगी? इसका लहजा पुरसोच था। बोलो, मेरी बन जाओ ना। वो जज्बाती हो रहा था। अच्छा, वो हंस दी। तुम हंस क्यों रही हो? और क्या करूँ? मेरी बात का जवाब दो। तुम्हारी बात का जवाब? तो इसका जवाब यह है ताइब चौधरी कि तुम अपनी माँ को हमारे घर भेजो और बाकायदा तौर पर मुझे अपने नाम लिखवा लो, इसने इत्मीनान से कहा। ताइब कदरे चौंका, फिर माहौल खामोशी से कच्ची ज़मीन खुरचने लगा। माहौल में चहचहाते परिंदों के शोर के सिवा कोई आवाज़ न थी। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तुमने, वो बोली। क्या जवाब दूँ? ताइब का लहजा स्पार्ट था। अच्छा, वो तंजिया हंसी, फिर बोली। और ख़ुद तुम्हें जवाब लेने की कितनी जल्दी थी ताइब? गुल, मेरी एक बात मान लो। इसका लहजा बदल गया। कौन सी बात? इसने ज़मीन पर पैर टकाते हुए झूले की हरकत रोक दी। आओ मेरे साथ। कहाँ? आओ, भाग चले। इसने गुल का हाथ थाम लिया। ताइब, वो साख्त रहेगी। हमारे पास इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है। ताइब के अंदाज में क्या कुछ न था महसूस करके गुल धक से रह गई। मगर मैं इसके आर्ज़ों की धनक मान पड़ गई। अगर मगर कुछ नहीं गुल, वो पूरा ज़म था। वो नींद जा होने लगी। ताइब, मेरे घर वाले, मेरे बाबा साईं, मेरे लाला। वो जर्द पड़ गई। तो ठीक है, फिर मुझे भूल जाओ। इसने गुल का हाथ छोड़ दिया। तुम संजीदा हो? वो दंग रह गई। तो तुम्हारा क्या ख्याल है? झक मारो, वो सर्द मोहरी से बोला। लेकिन तुम मेरी बात क्यों नहीं मान लेते? भेज दो ना अपने वालिदैन को। वो रो देने को थी। नहीं भेज सकता। क्यों? वो चीख पड़ी। चिल्लाओ मत, तुम अच्छी तरह जानती हो ये मुमकिन नहीं, क्योंकि जरनीला मेरी मंगेतर है, इसने सख्ती से कहा। तो ये सब कुछ मेरे साथ वादे वाहद करने से पहले सोचना था ना। वो फट पड़ी। वो अजीब से अंदाज में हंस दिया। ये दिल के मामले हैं गुलराना मलिक। तो फिर एक बात मेरी भी कान खोल कर सुन लो ताइब चौधरी, जो तुम चाहते हो वो मैं कभी नहीं कर सकती, इसने कठोर और दो टोक लहजे में कहा और तेजी से वापसी के लिए मुड़ गई। मगर इसकी आवाज़ ने आगे बढ़ते कदम रोक दिए। एक बात मेरी भी याद रखना गुलराना मलिक, ताइब चौधरी कभी हारा नहीं। वो भी तड़प न जाए तो इस आशिक पे खाक, हमसे फ़कत निगाह मिलाने की देर है। ताइब चौधरी की आवाज़ और इसके लहजे में न जाने ऐसा क्या था कि गुल थरा के रह गई। फिर वो भागने वाले अंदाज में वहाँ से निकलती चली गई। कसरे गुल में जरवेज़ मलिक और गुलैफ शाह मलिक रहते थे, जिनके दो ही बच्चे थे, जरशाम मलिक और गुलराना मलिक। गुलराना ने मकामी स्कूल से मैट्रिक पास किया था और इसके बाद घर में ही होती थी। इनके ख़ानदान में लड़कियों को आला तालीम दिलवाने का रवाज ही न था। जबकि दूसरी तरफ जरशाम इंग्लिश में मास्टर्स के बाद अब लाहौर से ही एमफिल कर रहा था। हालांकि था तो ये खुला तजाद, मगर रवायती बापों के तरह जरवेज़ मलिक भी इसकी ज़िद के आगे मजबूर हो गए थे। वो चाहते थे कि वो ज़राअत में आला तालीम हासिल करे, मगर जरशाम को शुरू से गाँव और इसके घुटे माहौल से अजीब सी चिढ़ थी, जो कभी कभी बहुत शदीद हो जाती, ख़ास तौर पर तब जब गांव की पंचायत अजीब व गरीब बल्कि किसी हद तक घिनौने फैसले करती। अक्सर इसका बाप से इस बात को लेकर झगड़ा भी हो जाता, मगर वो इसे समझा बुझाकर वापस इसकी जगह लाहौर भेज देते। लाल हवेली में सुल्तान चौधरी और सलमा चौधरी का बसेरा था। इनके भी दो ही बच्चे थे, ताइब चौधरी और जीमल चौधरी। ताइब हाल ही में ज़राअत में मास्टर्स करके फ़ारिग हुआ था। आजकल कसरत से गांव में ही पाया जाता था। इसकी आवारागर्दी इसे गुलराना से टकरा गई। दोनों में जज्बे बड़ी तेज़ी से परवान चढ़े थे। अगर वो इसके लिए दीवाना था तो गुलराना भी इसके लिए सारी पाबंदियां तोड़कर इसे मिलने आती थी। दूसरी तरफ जीमल चौधरी अभी सिर्फ 13 साल की थी। इसकी और ताइब की उम्र में 10 साल का फ़र्क था और इसके दरमियान इनके दो और बहन भाई ऊपर तले पैदाइश के बाद फ़ौरन बाद फौत हो गए थे। जीमल इस वक्त मुकामी स्कूल में 7वीं जमात की तालबा थी। इसके ख़ानदान रवाज के मुताबिक इसे मिडल तक पढ़ाया जाना था और इसके बाद 4-5 साल तक, जब इसकी उम्र बमुश्किल 17 से 18 की होती, इसे ब्याह दिया जाता। यूँ तो दोनों ख़ानदानों में बज़ाहिर कोई चपकलिश ना थी, मगर चौधरी को मलिक फैमिली से खुदा वास्ते का बैर था। वो इन्हें ज़क पहुँचाने का कोई मौका ना हाथ से जाने देते। ये जरवेज़ मलिक की अमन पसंदी ही थी कि कभी दोनों ख़ानदानों में कोई बड़ा झगड़ा नहीं हुआ था और ना ही कोई काबिल ज़िक्र लड़ाई। सुल्तान चौधरी गांव की पंचायत के एक अहम और बाअसर रुकन थे और अमूमन अहम फैसलों में इनकी बात को हमेशा औलियत दी जाती थी, मगर अपनी फितरी फसादी तबीयत की बिना पर वो हमेशा ही बड़े सख्त फैसले करते थे। ख़ास तौर पर अगर कोई खून बहा या वनी का मामला आ जाता तो इनकी सारी हमदर्दियाँ मुतासरा फरीक के साथ होती थी। इन्हें मैंने लगता भुगतना पैना इहदी धी ने जाना वनी दे विच। जबकि जरवेज़ मलिक हमेशा ही ऐसे मामलात से दूर रहे थे। दिल ही दिल में वो भी जरशाम के हम ख्याल थे और इन गैर इंसानी रस्मों के सख्त खिलाफ थे, मगर चूँकि इनका कोई ताल्लुक ना था ऐसे मामलात से, जब भी वो हमेशा इन सब से दूर ही रहे। आजकल वो शदोमत से गुलराना की शादी का सोच रहे थे। बमुश्किल से डॉक्टर दानिश इस बात पर अमाना कर सके कि थोड़ी देर जाकर घर में रेस्ट कर ले। वो मान तो गई, मगर सिर्फ 1 घंटा रेस्ट पर। ड्राइवर से लेकर घर आया तो वो थके कदमों और बोझल दिल के साथ नम पल के लिए अंदर की तरफ बढ़ गई। वसीओ अरीज़ घर जैसे सुनसान घाट बना हुआ था। लाउंज से गुजरते हुए इसकी नज़र इस मखसूस गोशे पर पड़ी जहाँ वो अक्सर बैठा करता था। कोई ना कोई किताब पकड़े और कभी कभार टीवी पर नज़रें जमाए, किसी न्यूज़ चैनल को सर्च करते।
सोचते हुए वो लरसती टांगों से अंदर की तरफ बढ़ गई। बेड पर बैठते ही इसकी नज़र साइड टेबल पर धरी हाशिम नदीम की खुदार मोहब्बत पे पड़ी। इसके अंदर कहीं दर्द मज़ीद बढ़ गया। ये किताब इसे बर्थडे पर गिफ्ट की थी। इसने बेड पर चितलेटते इसे एहसास हुआ कि वो किस कदर थकी हुई थी। फ़ौरन ही इसकी आंखें बंद होगी। चंद लम्हों बाद ही वो नींद में जा चुकी थी। अगरचे इसकी नींद बड़ी बेचैन और तकलीफ से थी। बार बार वह करवट बदलती और फिर ढूंढने ख्वाबों का एक सिलसिला शुरू हो गया। पहले इसने देखा वो किसी तारीक कमरे में थी जिसकी कोई खिड़की, कोई रोशनदान और दरवाज़ा न था, और वो पागलों की तरह चिल्लाती हुई हर दीवार पर हाथ मार मार कर रहाई का कोई दरवाज़ा रास्ता ढूंढ रही थी। फिर इसने देखा कि बहुत अजीब सी जगह थी। हर तरफ बड़े बड़े दरख्त थे और इतने घने कि ये गुमान करना मुश्किल था कि सूरज का गुजर वहाँ से था कि नहीं। वहाँ भी सख्त वीरानी और घोर अंधेरे में वो ठोकरें खाती आगे बढ़ी थी। फिर यकलख्त वो भागते भागते जैसे किसी गहरी खाई में जा गिरी। नीचे बस आग और खून था। ये सब इस कदर खौफनाक और दिल दहला देने वाला था कि वो एक दिलदोज़ चीख मारती हुई उठकर बैठ गई। इसका सारा चेहरा पसीने से भीगा हुआ था और हलक जैसे खुश्क सहरा, और इसने जल्दी से साइड टेबल पर पड़े जग में से पानी ग्लास में निकाला और एक ही सांस में चढ़ा गई। फिर वो तेज़ी से बिस्तर से उतरी और चप्पल पहनकर भागने वाले अंदाज में बाहर आ गई। इसे भी हॉस्पिटल जाना था। कुछ ही देर में इसकी गाड़ी जैसे उड़ी जा रही थी और वो बार बार ड्राइवर को मज़ीद तेज़ चलने का कहती। हॉस्पिटल पहुंचने पर इसे डॉक्टर दानिश कहीं नज़र नहीं आए। वो तेज़ी से आगे बढ़ी, इसके कमरे में पहुंच गई। वो इसी तरह बेड पर दराज था। इसका लंबा चौड़ा शानदार सरापा पूरे बेड पर बिखरा हुआ था और वो आंखें बंद किए मौत से आंख में चली खेल रहा था। इसके दिल को कुछ हुआ। वो तेज़ी से आगे बढ़ी और नज़दीकी कुर्सी को इसके बेड के करीब एहतियात से रखते हुए इसके पास बैठ गई। फिर इसका ड्रिप्स में जकड़ा हाथ अपने हाथों में थाम कर रो दी। बहुत खामोशी से, बिना कोई आवाज़ किए इसके कितने ही बेताब आंसू रुखसारों पर बहते चले गए। मैं इस काबिल नहीं थी, आप मेरे लिए इतना कुछ करते। इसकी मध्यम सरगोशी ज़मानों की थकन और तड़प समेटे हुए थी। आने वाले बहुत सारे दिन इसकी मुलाकात ताइब चौधरी से नहीं हुई। वो अंदर से सख्त बेचैन और बेहाल थी, मगर ज़ाहिरी तौर पर इसी तरह हंसती खिलखिलाती कसरे गुल में रोशनियाँ बखेर रही थी। आज तो घर में खसूसी तैयारियां हो रही थी। लाहौर से ज़रशाम मलिक 3 दिन के लिए आ रहा था। गुलफशां मलिक जैसे हवा के घोड़े पर सवार थी। कभी हिदायत देती यहाँ पाई जाती तो कभी वहाँ। वो इनका इकलौता बेटा था जिसे इन्हें बेतहाशा प्यार था। आज इन्होंने खुद इसके लिए अपने हाथों से इसकी पसंद का मटन पुलाव और रोस्ट सब्जी तैयार की थी। इस वक्त वो मुलाजमाओं से इसके कमरे की सेटिंग ठीक करवा रही थी। वो नहीं चाहती थी कि कहीं भी कोई कमी रहे, क्योंकि वो कौन सा रोज़ आता था। कभी कभार तो उसका दिल चाहता था आने को। जब इसकी पिजारों ने कसरे गुल का मरकज़ी गेट पार किया तो अफशा मलिक का सिरो खून बढ़ गया था। गाड़ी रुकी और वो दरवाज़ा खोलकर वो बाहर आ गया। जोरेज़ मलिक ने बढ़कर इसे बाजू में भेज लिया। कैसा मेरे शहज़ादा? मैं ठीक हूँ बाबा, आप कैसे हैं? इसने भी इनके गिर्द अपने मजबूत बाजुओं का हल्का बना लिया। वैसा ही हूँ जैसा एक बाप अपने इकलौते बेटे की जुदाई में हो सकता है। इनका लहजा बोझल हो गया। ज़रशाम तवील सांस लेते हुए पीछे हट गया। फिर गुलफशां मलिक आगे बढ़ी तो वो इनसे मिलने लगा। गुले राना ने सिर्फ दूर से ही सर झुकाकर सलाम किया। वो भी सरसरी सा इसके सर पर हाथ रखकर अंदर की तरफ बढ़ गया। इसकी पुश्त को देखते हुए गुले राना की आंखें किसी गहरी सोच में नजर आ रही थी। खाने की मेज़ पर वो सब आपस में महवे गुफ्तगू थे, जबकि वो बिल्कुल खामोश थी। अफशा मलिक खुश दिली से डिशेज उठा कर ज़रशाम के सामने रख रही थी। जवाबन वो धीमा सा मुस्कुराते हुए सब में थोड़ा थोड़ा चख रहा था, जिस पर अफशा खासी तनकीद कर रही थी कि वह ज़रा भी खुश खुराक नहीं रहा। गुल बड़ी सर्द नज़रों से लाड़की के मुजाहिरे देख रही थी। इनके हाथ सुस्त रवि से प्लेट में चम्मच चलाने में मसरूफ़ थे। फिर इसने उकता देने वाला मरहला छोड़ा और कुर्सी धकेल कर उठ खड़ी हुई। अम्मा जान मैं जाऊँ? इसने बड़े धीमे लबो लहजे में पूछा। वो नहीं चाहती थी कि ज़रशाम इसे नोटिस करे। अफशा ने बिना इसकी तरफ देखे सिर्फ सर हिलाकर जाने का इशारा कर दिया। इसका रंग बदल गया। वो लब फेंचे तेज़ तेज़ कदम उठाती अंदर की तरफ बढ़ गई। खाने के बाद अब जोरेज़ मलिक इसके साथ बैठे शिकार का प्रोग्राम बना रहे थे, जबकि वह हमेशा इस किस्म के तशद्दुद पसंदाना वहशियाना मशागल से दूर रहता था। जब इसने साफ तौर पर जाने से ना कर दी। वैसे भी अफशा मलिक ने इसे यहाँ एक इंतहाई ज़रूरी काम से बुलाया था, और काम यह था कि गुल राना के लिए ख़ानदान के 2-3 घरों से शादी का पैगाम आया था। वो चाहती थी कि वो बाप के साथ मिलकर कोई एक घराना देखभाल कर मुंतखब कर ले। कुछ देर इसे मनाने के बाद जोरेज़ ने हार मानकर मौजू गुफ्तगू बदल दिया। अब अफशा मलिक की ऐन ख्वाहिश के मुताबिक ये चाहते थे और इसे बता भी रहे थे कि इसके साथ मिलकर बहन की बात तो फाइनल करेगा ही, मगर इसके साथ साथ अपना भी कुछ सोचा। जवाबन वो बड़े जानदार अंदाज में मुस्कुराया। आप जानते हैं बाबा, शादी मेरी ज़िंदगी में सबसे आखिर में है। वो इसकी अजीब सी बात सुनकर हैरान रह गए। ये क्या बात हुई ज़रशाम? कहना क्या चाहते हो? कुछ नहीं, बस ये कि अभी वो वक्त नहीं आया कि बाबा जान, मैं शादी ज़रूर करूँगा और आपकी मर्ज़ी की करूँगा, मगर अभी नहीं। वो संजीदगी से बोला। मगर बेटा यही तो उम्र होती है शादी की। अफशा अपनी हैरानी नुमा परेशानी छुपा नहीं सकी। वो हल्के से हंस पड़ा। अरे नहीं अम्मा जान, शादी किसी भी उम्र में हो सकती है। वो तो ठीक है बेटा, होने को तो सब कुछ हो सकता है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि तुम शादी भी 50 साल के होकर करने का सोचो। इन्होंने कदर खपकी से कहा। अरे बेगम कमाल करती हो, कौन होने देगा इसे 50 साल का? कोई अच्छी सी लड़की देखें इसके लिए और बात करें। जोरेज़ मलिक ने शदोमत से अपनी तजवीज़ दी। प्लीज़ बाबा जान, शादी मेरी एम्स की लिस्ट में सबसे आखिर में, और यकीन रखें
कि जब भी मेरा मूड हुआ आपको सबसे पहले इन्फॉर्म कर दूंगा। वो उकता सा गया। मुसलसल खुद को मौजू गुफ्तगू बना देखकर और इसका मूड देखकर ज़ोरेस मलिक ने भी बात बदल ली। मगर वहाँ बैठा कोई भी शख्स ये नहीं जानता था कि तकदीर अनहोनी का दूसरा नाम है और बंदों की सोचे इनके इरादे अपने हिसाब किताब से होते थे, जबकि रब अज़ीम इस पाबंदी से मुबर्रा है। वो जब चाहे जो चाहे कर सकता है। वो तीन नफूस कसरे गुल की तरफ बढ़ती हुई तबाही से बेखबर थे। इसने अपनी खास मुलाजमा के हाथ ताइब चौधरी को पैगाम भिजवाया था कि वो इसे मिलना चाहती है और इसी शाम वो बड़ी राजदारी से अपने मखसूस मुकाम पर मौजूद थी। आज वो झूले पर बैठने की बजाय खड़ी थी। मौसम भी सर्दी की शिद्दत बतदरीज बढ़ती जा रही थी। इस वक्त भी यूँ महसूस हो रहा था जैसे धुंध और कोहरा आसमान से बरस रहा था। ताइब बहुत खामोश और वो भी हर तरफ सुनाटे का राज था। मुझे तुमसे ज़रूरी बात करना थी ताइब। कुछ देर बाद वो बड़ी गहरी और फैसला कुन आवाज़ में बोली थी। हाँ कहो, क्या सोचा तुमने? ताइब का लहजा भी सवालिया था। वो कुछ देर खामोश रही जैसे अल्फाज जमा कर रही हो। बाबा साईं और लाला मेरी बात तय करने वाले। इसने बमुश्किल लफ्ज़ जोड़े थे। धमाका इतना शदीद था कि वो हिलकर रह गई। ये अगर मज़ा आता तो बहुत घटिया है गुल, इसने तैश में आते हुए कहा। बंदा पूछे, दौर फिटे मुताइब, अगर तो इस काबिल ही नहीं है कि रिश्ता भेज सके तो फिर डूब के मर जा, फिर चक्कर भी नहीं चलाना सी। ये हकीकत है, वो चबा चबा कर बोली। ताइब गुंग सा इसे देखता रहा। मेरी बात सुनो गुल, इसने जा रहे अंदाज में इसके बाजू को झटका दिया। ताइब बदतमीजी मत करो। गुल राना ने एक झटके से बाजू छुड़वाया। मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगा, वो चिल्लाया था। मैं कुछ नहीं कर सकूंगी, तुम्हें करना है जो भी करना है, वो तेज़ लहजे में बोली। तो फिर मेरी बात मान लो गुल। नहीं ताइब, मैं ये रास्ता नहीं, ये सिर्फ ज़िल्लत है। वो हकला गई थी और कमज़ोर पड़ गई थी। मैं तुम्हें भगा नहीं रहा गुल, मैं तुम्हें अपने घर लेकर जाऊँगा। मेरा घर जिसका मैं वारिस हूँ, लाल हवेली का इकलौता वारिस। इसने एकान की डोर गुल के हाथों में थमा दी। वो बेयकीनी से इसे देखती रह गई। तो कमीनी है वो, तो तेन अपने घर लै जाएगा, अगे जाके भी तो तू जलील ही होना। आई बड़ी, अपने घर वाले ने जो जलील करके जाएगा अगे जाके जलील ही होएगा। तुम सच कह रहे हो ताइब? बिल्कुल सच। तुम मेरे साथ धोखा। वो रुक गई। ताइब ने इसकी बात कता कर दी। कतन नहीं, सोचना भी मत। मैं तुमसे प्यार करता हूँ गुलराना, और ये मोहब्बत ना ज़िंदगी में बस एक ही बार होती है किसी खास से। मेरे लिए वो तुम हो। मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता। गुल ने इसके लफ्ज़ से फूटती सच्चाई को पूरी तरह महसूस किया। वो जैसे किसी ट्रांस की सी कैफियत में आती जा रही थी। तुम मुझे छोड़ोगे तो नहीं? वो मशकूक सी वो किधर आ वो शकूक में मुब्तला सी बोली थी। तेरे बगैर तो बंदा चौंक से फैर मार दे। ताइब चौधरी मर्द है गुल, और ये एक मर्द की ज़ुबान है जिसे फिरने से बेहतर मैं मर जाना पसंद करूँगा। इसने शिद्दत पसंदी की इंतहा कर दी। ताइब में आंसू इसकी आवाज़ पे गालिब आ गए। फ़ैसला करना आसान नहीं था। एक तरफ 21 साल तक फूलों की माली रखने वाले वालिदैन थे, दूसरी तरफ आइंदा आने वाले साल गुलिस्तान बना देने का दावेदार। वो जैसे किसी दुराहे पर खड़ी थी। चंद लम्हे गुजर गए, फिर इसने सोचा खुशकिस्मती दरवाजे पर एक ही बार दस्तक देती है और हम इसकी दस्तक को नज़रअंदाज कर देते हैं, फिर सारी ज़िंदगी पछताते हैं। तेरे वगैरह जेड़े इदा की खुशकिस्मती चूनते हो अगे भी पछताते ही है। इसने अपने दरवाजे पर दी जाने वाली दस्तक को नज़रअंदाज नहीं किया क्योंकि वो पछताना नहीं चाहती थी। इसने आंखें बंद करते हुए अपना हाथ ताइब के हाथ में थमा दिया। ज़मीन पर आग थी, तारे लहू में लुथरे थे। हवा के हाथ में खंजर था और फूलों की फटी फटी आंखों में एक दहशत थी। इरादे टूटते जाते थे और उम्मीदें हसारे दश्त में बिखरी थी, इस तरह जैसे निशान भटके हुए काफिलों के रह जाएं। इसके लिए भी ज़मीन सर जहन्नुम बन रही थी और इसकी खौफसदा निगाहें एक मोहम और दर्दनाक इंतज़ार में इस चेहरे को तकती थी जिसे कोई मासूम हिरन किसी जाल से बचने की अपनी सी कोशिश करता हो। ये तो वो चाहती ही थी कि इसे जल्द अज जल्द होश आ जाए। एक बार इसे देखे, फिर चाहे वो जो भी हो वो इसे सज़ा इसे देगा, वो कबूल कर लेगी। बल्कि इसने तो ये तक सोच लिया था कि वो इसे कहेगी, खुदा के लिए मुझे अपने हाथों से मार डालो, मगर आंखें तो खोलो, मुझसे बात तो करो, ख्वाब बुरा भला ही कहो। मगर वो तो जैसे सारे आलम से बेखबर था। वो कब से बैठी इसके चेहरे पर नज़रें जमाए हुए थी। इसके नीम व लबों पर कितनी ही दवाएं मचल रही थी जो अर्श बरी से मकबूलियत चाहती थी और बेबसी और कुछ ना कर सकने का एहसास से रुलाए दे रहा था। डॉक्टर दानिश का बुलावा तो सिस्टर के साथ चल दी। अब वो इनके ऑफिस में इनके सामने बैठी मुंतज़िर थी कि वो कब कुछ कहें। आपने बुलाया था अंकल? इसने इन्हें याद दिलाया। हाँ। इन्होंने तवील सांस लेकर इसे देखा। वो सवालिया नज़रों से इन्हें देखने लगी। वो कदरे आगे को झुका। टेबल पर कोहनियाँ टकाते हुए जो इन्होंने कहा वो असहद हैरान कुन, किसी हद तक परेशान कुन भी था। इसके घर वालों को बुलाना चाहते थे। इसने बेसाख्ता नवी में सर हिलाया। आई एम सॉरी अंकल, मगर मैं कभी भी आपको इस बात की इजाज़त मैं आपकी बात नहीं मान सकती थी, और इनकी इजाज़त के बगैर तो बिल्कुल भी नहीं। इसने दो टोक कहा। मगर बेटा, इसमें मेरा मफाद तो किसी तौर पर शामिल नहीं, बल्कि मैं तो इसने तेज़ से इनकी बात काटी। मैं जानती हूँ अंकल, मुझे आपके खलूस पर बिल्कुल शुबा नहीं, मगर मैं मजबूर हूँ। इन्हें होश कब तक आएगा? 1 घंटे तक। इसने आंखें बंद करते हुए अपना हाथ ताइब के हाथ में थमा दिया। ठीक है, फिर आप इन्हीं से पूछ लीजिएगा। मैं ताइब के हाथ में ताइब भी आया। ठीक है, फिर आप इन्हीं से पूछ लीजिएगा, मैं ज़रा तब तक इनको देखा हूँ। वो उठ गई। वापस इनके कमरे की तरफ आते हुए इसके
इसके कमरे की तरफ आते हुए इसकी धड़कन बढ़ रही थी और कदमों में लर्जिश सी आ गई। दोबारा इसी कुर्सी पर बैठते हुए इसने सोचा कि काश इसे इसके अल्फाज सुनाई दे जाएं। वो इसके बेड पर सर रख के धीरे धीरे बड़बड़ाने लगी। मैंने अपनी सारी तस्वीरों को आग लगा दी और सारे आईने तड़का दिए और अपनी अना को दिल के कब्रिस्तान में दफना दिए, जहाँ से वो कभी वापस ना आ सकेगी। तुम्हारी मुस्कुराहट मैंने खो दी है और मेरी हैसियत इस वक्त जुएबाज की सी है जिसने बाजी खेली और सब कमा दिया। लेकिन नहीं, ठहरो, अभी बहुत कुछ बाकी है। दाव पर लगाने के लिए अब मैं हाजिर हूँ। हाँ, वही जो मैं कह रही हूँ दुरुस्त है। मैं अपना आप दाव पर लगाना चाहती हूँ। आओ और मेरी कीमत लगाओ और मुझे मसलूब कर लो। आंसुओं की केचुओं की तरह इसकी आंखों से रेंगते रहे और मातम जारी रहा। एक सर्द दोपहर ने कसरे गुल का अहाता किया हुआ था। सूरज ने आज सुबह से सूरत नहीं दिखाई थी और हर चीज़ जैसे सर्दी की शिद्दत से ठिठरी हुई थी। जोरेस मलिक ने बेटे के साथ मिलकर आखिरकार एक रिश्ते को फाइनल कर दिया। आज शाम वो इनके घर जा रहे थे रिश्ता फाइनल करने के लिए। जर शाम माँ के कमरे में आया तो काफ़ी देर बैठा रहा। आज रात तक को यूं भी वो वापस जा रहा था। कुछ देर वो ये कहते हुए उठ गया कि कुछ देर राना के पास बैठ जाए, फिर शायद जल्द मुलाकात ना हो सके। वो उसके कमरे की तरफ बढ़ गया, मगर ये क्या, वो तो थी ही नहीं, कमरा खाली था। वो वापस अफशा मलिक के कमरे की तरफ बढ़ गया। दौड़ गई चवल औरत। अम्मा जान, राना किधर है? अपने कमरे में थी। वो हैरानी से गोया, नहीं वहाँ नहीं है। अच्छा आओ मैं देखती हूँ, इधर ही होगी। इसने कहाँ जाना भला? वो इसके साथ चल पड़ी। बेबसी कभी कभी मौत से भी ज़्यादा जालिम होती है। मौत कभी कभी अपने होने पर होती भी है। एतमाद का नाजुक शीशा जब टूटता तो बाकी कुछ नहीं बचता। कसरे गुल की लाडली बेटी रवायतों और इज़्ज़तों को रोनते हुए पिंजरा तोड़कर जा चुकी थी। एक हौलनाक आतिशदगी हुई थी जोरेस मलिक के वजूद में, जिसने से झुलसा कर रख दिया था। वो ये समझने से कासिर थे कि इसको गायब किया गया या वो गायब हो गई थी। पूरे गांव में खबर जंगल की आग की तरफ मानित फैल गई और फिर ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी जब जोरेस मलिक के पर्सनल नंबर पर एक फ़ोन आया था जिसने इनके पैरों के नीचे से ज़मीन निकाल दी थी। लाल हवेली से आने वाला ये फ़ोन कॉल सुल्तान चौधरी की थी। गुल राना और ताइब चौधरी का निकाह हो चुका था। ताइब चौधरी से लेकर सीधा लाल हवेली गया, जहाँ गुल को इसके साथ देखकर सुल्तान चौधरी पहले तो गुंग रह गए, मगर बेटे से एक तवील बहस के बाद इनके दिमाग ने एक शैतानी मंसूबा तश्कील देना शुरू कर दिया, जबकि इस मंसूबे से ताइब सुल्तान बेखबर था। इन्होंने फ़ौरन कुछ अहकामात जारी कर दिए जिसमें सरफहरिस्त लाल हवेली की सजावट और एक भरपूर जश्न की तैयारी का हुक्म था। वो नहीं चाहते थे कि कहीं भी कोई कमी रहे। आखिर ताइब इनके इकलौते बेटे की शादी थी, जब भी वो हद से ज़्यादा पुरजोश थे। दूसरी तरफ सलमा चौधरी अपने शरीक हयात की इस ओवर एक्साइटमेंट में कुछ समझ रही थी। शायद वजह ये थी कि वो इनकी फितरत को जानती थी। भला वो जोरेस मलिक को नीचे दिखाने का और जलील करने का ये नादर मौका क्यों हाथ से जाने देते? गुल राना इन्हें दिली तौर पर पसंद आई। वो कम अज़ कम इस जरीला से तो बहुत बेहतर थी, जो सिर्फ अनपढ़ी ना थी बल्कि बदतमीज़ और गुस्ताख भी थी। 1 घंटे के अंदर ही हवेली में देगे खड़कने जाने लगी। मेहमानों को फौरी तौर पर संदेशा बुलाया गया। इनकी भांजी गुल राना को दुल्हन बनाने में मसरूफ़ हो गई। सलमा बेगम ने इसके लिए सारे ज़ेवरात निकाल कर रख दिए। दूसरी तरफ ताइब भी बाप की खुशी और रजामंदी पर अजहद खुश था। इसने बाप की कदर अहमियत मज़ीद बढ़ गई थी इसके दिल में। हवेली की तैयारियां देखकर वो हक्का बक्का सा था। इसने सोचा भी नहीं था कि यूं होगा। एक शानदार जश्न था जिसमें गुल राना हमेशा के लिए इसकी बना दी गई। तब सुल्तान चौधरी ने बड़े पंडाल में सारे गांव के सामने ये मम्मा हल किया कि जोरेस मलिक की गुमशुदा बेटी ही मेरे बेटे की ताइब सुल्तान की बीवी, और मुझे फ़ख्र है कि वो ताइब के लिए अपने बाप और कसरे गुल को ठोकर मार कर चली आई। इस खुशी में मैं इस हवेली का एक नाम लाल हवेली से बदलकर गुल खुदा रखने का ऐलान करता हूँ। हजूम में एक सुनाटा तारी था, फिर दबी दबी सरगोशियाँ उठने लगी। इसी असना में सुल्तान चौधरी फ़ोन कान से लगाए अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। इन्हें जोरेस मलिक को ये खुशखबरी सुनाना थी और उन्होंने ऐसा ही किया। बड़े तंज़िया और हकीराना लहजे में इन्होंने जोरेस मलिक को सब कुछ बता दिया और फिर फ़ोन बंद करने से पहले बड़े जलते हुए जहरीले लहजे में कहा उन्होंने, बड़े अफसोस की बात है मालिक, तुमसे एक बेटी भी ना संभाली गई। इसके बाद उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। इस बात से कतई बेखबर थे कि खुदाई लहजे में बात करने से कोई खुदा नहीं बन जाता। रब्बे करीम फरमाता, गरूर मेरी चादर है, जिसने से खींचा मैं उसे रुस्वा कर दूंगा। वो लाइलम थे कि जिस ज़िल्लत को वो जोरेस मलिक की झोली में डालकर जश्न का ऐलान करे, वैसी ज़िल्लत और तज़लील का एक तोक इनके गले में पड़ने वाला है। एंडी जी 14 साल की धी है ना, वो चली जानी बनी दे विच। हम एक राह पे चलते तो किसी तरह चलते। तेरी ज़मीन किसी और ही मदार में थी, मेरा सितारा किसी और आसमान में था। हम एक दूसरे से मिलते तो किस तरह मिलते। समय का तेज़ समंदर जो दरमियान में था। वो इसके होश में आने की मुंतज़र थी। कब से पलके बिछाए इसकी सूरत तक रही थी। चाहती थी कि वो आंखें खोले और सबसे पहले इसी को देखे और फिर इसे मुंह मोड़ ले। पता नहीं वो इतनी अजियत पसंद क्यों हो रही थी। इसने मजबूती से इसका दायां हाथ अपने हाथों में जकड़ लिया। शायद आखिरी बार इसने नम आंखों से सोचा। इसके हाथ ने धीमे से हरकत की। वो तड़प कर सीधी हुई और इस पर झुक गई। इसकी पलकें लरज़ रही थी। फिर वो खुल गई और सबसे पहले वो निगाह इसके चेहरे से टकराई थी। जीमल इसके खुश्क
होंठों से इसका नाम किसी सहीफ़े की तरह अदा हुआ। जीमल के लबों से कराह सी निकल गई। वो इसका हाथ थाम कर हिचकों के साथ रोने लगी। मुझे माफ़ कर दें। इससे पहले वो कुछ बोलता डॉक्टर्स का पैनल अंदर आ गया। अंकल प्लीज़ मुझे बात करने दे मुझे, वो मचलती रोती इनसे कह रही थी, मगर डॉक्टर दानिश ने नरमी से बाहर की तरफ धकेल दिया। वो कॉरिडोर की दीवार से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। अब वो मुझसे कभी बात नहीं करेंगे। मुझे इनसे माफ़ी तो मांग लेने दी होती अंकल। ये आपने क्या किया? वो रोते हुए बड़बड़ा रही थी। कशरगुल में जैसे मौत का सन्नाटा तारी था। गुलफशा मलिक को बार बार गशी के दौरे पड़ रहे थे। जरशाम इनकी पट्टी से लगा बैठा था, जबकि ज़ोरेस मलिक तब से मुसलसल कमराबंद थे। घर में तकरीबन सभी रिश्तेदार इकट्ठा हो चुके थे, जिनमें सरफहरिस्त तब्रेज़ थे, जो कि बिलाखिर ज़ोरेस मलिक को मना लेने के बाद खुद भी इनके साथ बंद कमरे में खुदा मालूम कौन सी खास गुफ्तगू में मसरूफ़ थे। ये नामुमकिन है तब्रेज़ कि मैं ये भूल जाऊँ। वो जैसे खून के घूंट पी रहे थे। चौधरी वहाँ पहुँचेगा, कोई ना कोई फ़ैसला हो जाएगा, तब्रेज़ ने कहा। ये ज़िल्लत मेरी बर्दाश्त से बहुत बढ़ गया है। मैं इस बात को ऐसे नहीं छोड़ूंगा। इनकी आंखों में इंतकाम की सुर्खियाँ उतर रही थी। तो फिर क्या सोचा आपने? गुलराना की वापसी का मुतालबा करेंगे? मैं तुम्हें अहमक नज़र आता हूँ? भड़क उठे। वो अपनी मर्ज़ी से गई वहाँ। अब तो लाजमन वो इसे ज़हनी तौर पर इस बात के लिए तैयार कर चुके होंगे कि वो पंचायत के सामने यही जाहिर करे कि वो अपनी मर्ज़ी से आई है। और वैसे भी इसके वापस आने से कौन सा ये ज़िल्लत और तज़लील इज़्ज़त में बदल जाएगी। इसलिए मैं कुछ और सोच रहा हूँ। क्या? मैं इनसे कुछ और मुतालबा करूँगा। किस चीज़ का मुतालबा? बेटी के बदले बेटी। इनका लहजा सफाक था। लाला आपको क्या हो गया? तब्रेज़ जैसे हिलकर रह गए। मैं पागल हो रहा हूँ तब्रेज़, और याद रखना जो मेरे रास्ते में आप बच नहीं सकेगा। वजह से हवासों में ही ना थे। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है इसकी बेटी बहुत कम उम्र है, बल्कि शायद 13-14 साल की है। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है लाला, ज़रशाम आपको बिल्कुल नहीं करने देगा ये। इन्होंने जैसे इन्हें ज़रशाम की बागी और ज़िद्दी फितरत याद दिलाई। इसे मानना पड़ेगा इसे मानना पड़ेगा तब्रेज़। अगर वो मेरा बेटा है तो इसे सिर्फ यही करना होगा जो मैं कहूँगा। मगर लाला अगर इसने इतराज़ किया तो? नहीं, मैं इसे इतराज़ का मौका ही नहीं दूंगा। फिर भी मैंने कहा ना तब्रेज़, मैं इंतकाम में पागल हो चुका हूँ। मेरे खून में इंतकाम की आग जल रही है, और ये प्यास अब तभी बुझेगी जब मैं सुल्तान चौधरी की बेटी को अपने घर लाऊंगा और इबरत की मिसाल बना दूंगा। वो खूना शाम लहजे में बोल रहे थे। इसी दौरान इन्हें फ़ोन आ गया कि पंचायत बैठ चुकी है, सुल्तान चौधरी भी आ चुका है। इन्होंने तब्रेज़ को साथ लिया, खुद भी रवाना हो गए। लाल हवेली में कोहराम सा मच गया था। सुल्तान चौधरी को बिल्कुल उम्मीद थी न तोका कि ज़ोरेस मलिक इस मामले को पंचायत तक ले जाएंगे। वो सटपटा से गए, मगर फिर अपने ताकतवर और रसूख होने का एहसास होते ही इन्होंने नखूतो करो फर्ज से सर झटका और ताइब को साथ लेकर रवाना हो गए। कार्रवाई शुरू हो चुकी थी। दोनों पार्टियों के साथ साथ मुसल्ला गार्ड भी थे, ताकि अगर मुतलका फरीक किसी गलत इरादे से भी आया तो नागवार सूरत हाल से बचा जा सके। ताइब चौधरी ये इल्ज़ाम था कि इसने मासूम व कमसन गुलराना को वर्गलाया था और इसे मजबूर किया था कि इसके साथ फ़रार हो जाए। इसके इस कदम ने मलक ख़ानदान की इज़्ज़त और शान का बुत धड़ाम से नीचे गिराकर तड़खा दिया था। ज़ोरेस मलिक ने इस कदर ववेला मचाया था और इतना तमाशा लगाया कि पंचायत इनसे ये पूछने पर मजबूर होगी कि वो क्या चाहते हैं, जिसके जवाब में इनका एक ही मुतालबा था कि इनकी तौहीन हुई है, इसलिए इनकी इज़्ज़त बहाल करने के लिए ज़रूरी है कि वो भी सुल्तान चौधरी की बेटी का निकाह अपने बेटे से कर दें। अब खुदा मालूम ये वट्टा सट्टा था या वनी की मनहूस काली रस्म। सुल्तान चौधरी सही मानों में चकरा कर रह गए थे। इस बात का तो इन्होंने तसव्वुर भी नहीं किया था कि मामलात ये रुख इख्तियार कर देंगे। हरगिज़ नहीं, मेरी बेटी बहुत छोटी है। वो तड़प कर खड़े हुए थे। ज़रा सांस लीजिए चौधरी साहब, आज आप पंचायत के रुकन की हैसियत से नहीं बल्कि मुद्दई की हैसियत से आए हैं, एक आला अहदेदार ने टोका। वो होंठ चबाते हुए बैठ गए। ताइब भी अब मुस्तरब नज़र आने लगा था। दूजे ने तियां दौड़ा के लिया होगा तो अपनी तियां तो यही आना। ऐसे बहुत से मामलात इसी तरह से हल किए गए हैं। मुझे आपसे इंसाफ चाहिए साईं। ऐसा ना हो कि आपका एक तरफा फैसला गाँव के मकीनों को ये सोचने पर मजबूर कर दे कि यहाँ ताकतवर का साथ दिया जाता है। ज़ोरेस मलिक का लहजा जहरीला हो गया। सुल्तान चौधरी ने फिर कुछ बोलना चाहा, मगर सरपंच ने हाथ उठाकर इन्हें रोक दिया और फिर सरगोशियों में बहसोअमीज़ होने लगी। और फिर कुछ देर बाद वो फैसला सुना दिया कि जिसकी ख्वाहिश ज़ोरेस मलिक ने की थी। एक आला अहदेदार ने किया गया फैसला बुलंद आवाज़ में सुनाया था। इस पंचायत ने दोनों फ़रीक़ैन का बयान लेने के बाद ये फ़ैसला किया कि ज़ोरेस मलिक मज़लूम है। इनकी इज़्ज़त नीलाम हुई और सारे गांव में इनका तमाशा बन गया। इसलिए ऐसे मौजूद और मोतबर शख्स की इज़्ज़त बहाल करने के लिए ज़रूरी है कि सुल्तान चौधरी की बेटी वनी कर दी जाए और इसका निकाह ज़रशाम मलिक से कर दिया जाए। ये पंचायत का हुक्म है और इसमें ज़रा सी भी ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमारा काम मज़लूमों की दादरसी करना है। अगर किसी को एतराज़ है तो वो भी बोल सकता है। ज़ोरेस मलिक के चेहरे पर जीत की खुशी थी। इन्होंने सुल्तान चौधरी को देखा और इनकी आंखें पुकार रही थी कि तुमने देखा चौधरी, इसे कहते हैं इंतकाम। फिर वो उठ खड़े हुए। मैं अपने बेटे की बारात लेकर कब आऊँ चौधरी? इसका लहजा सर्द और चुभता हुआ था। इसकी ज़रूरत नहीं है, निकाह यहीं होगा। ताइब जाओ जीमल को ले आओ। सुल्तान चौधरी का
तंत्र का कदर धीमा पड़ गया। ताइब तारीक चेहरे के साथ बाहर निकल गया। वो तूफ़ानी अंदाज में गाड़ी चलाता हुआ लाल हवेली में दाखिल हुआ था। हवेली में ताहाल जश्न जारी था। वो तेज़ तेज़ कदम उठाता अंदर की तरफ बढ़ गया। पता नहीं आज का दिन अपने जलों में क्या क्या लिए हुए था। गुल राना हाल कमरे में सब लड़कियों, औरतों, बच्चों में घिरी बैठी थी और इसके बिल्कुल साथ जीमल बैठी थी। ताइब को लगा इसका दिल फट गया। वो तेज़ी से गुल की तरफ आया और कदर झुक कर बोला, अंदर आओ, मुझे तुमसे बात करना है। सब लोग हैरान रह गए। हजूम से हैरानी नुमा आवाज़ें उठी, मगर वो किसी की तरफ देखे बिना इसका हाथ थाम कर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। गुल हैरान सी रह गई। कमरे में दाखिल होते इसने दरवाज़ा बंद कर दिया। क्या बात है ताइब? मेरी बात का मुख्तसर सा जवाब देना गुल। ज़रशाम मलिक कैसा आदमी है? बहुत अच्छे। लाहौर में क्या करता है? मास्टर्स के बाद एमफिल कर रहे हैं। मिजाजन कैसा है? कमगोर, बहुत नरम मिजाज। ये खून बहा वनी कारोकारी और वट्टा सट्टा वगैरह की रस्मों के बारे में क्या ख्यालात हैं इसके? बहुत सख्त ख्यालात हैं। जब भी गांव में कोई ऐसा मसला होता तो वो बाबा से बहुत झगड़ते हैं और सच तो ये कि इसी वजह से वो ज़्यादा गांव में आना पसंद नहीं करते। कहीं एंगेजमेंट वगैरह नहीं, इन्वॉल्वमेंट, जहाँ तक मुझे इल्म है वो कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है। वो हमेशा बाबा को ये कहते हैं कि वो इनकी पसंद से शादी करेंगे। अब सुनो, तुम्हारे बाप ने पंचायत बैठाई है। और वो आहिस्ता आहिस्ता सारी तफसील बताना चला गया। गुल राना का रंग जर्द पड़ गया। वो बुरी तरह लरसने लगी। इसे भी बाबा से कतई इस इक़दाम की तवक्को नहीं थी। तुसी जो मर्जी करते रहो तो कोई इक़दाम ना चुकन। वाह। ताइब ने इसकी हालत देखते हुए इसे बेड पर बिठा दिया। मैं जा रहा हूँ जीमल को लेकर। जब तक मैं वापस ना आऊँ तुम कमरे से बाहर मत आना। इसने तसल्लियाँ मेज़ अंदाज में उसका हाथ थामा और इसे थपथपा कर बाहर निकल गया। दूसरी तरफ ज़ोरेस मलिक फ़ोन पर शाम से झगड़ रहे थे। वो इसे करीब करीब हर तरह से धमका चुके थे, मगर वो भी हटका पक्का था, मान के न दिया। मजबूरन ने तुरप का आखिरी पता इस्तेमाल करना पड़ा। इन्होंने इसे धमकी दी कि अगर वो इस निकाह के लिए रजामंद ना हुआ तो वो गुल अफ़शां को तलाक दे देंगे। और बड़ा ज़हीन और ज़िद्दी सा ज़रशाम इस पॉइंट पर आके हार मान गया था। और फिर वो सब हो गया। दिन का सूरज ढलते ढलते 2 ज़िंदगियों को तारीक कर गया। निकाह नामे पर साइन करते हुए इसे हंसी आ रही थी। क्या था वो? इन रस्मों के ख़िलाफ़ था। इनसे नफ़रत करता था। हमेशा बाप से इनकी वजह से झगड़ता था और आज खुद इन्हीं की भेंट चढ़ गया। इन दरवाज़ों का क्या होगा जिनके पीछे रिश्तों की ज़ंजीरों में जकड़े हुए ख्वाब और ताल्लुक़दारियों में उलझा हुआ एहसास और वफ़ादारियों में महसूर तमन्नाएँ चीखना चाहती हैं। इन दरवाज़ों का क्या करूं जिनके पीछे धड़धड़ाते हुए सीनों में वहशतें चुन दी गई हैं, आरजुओं के खेतियाँ बोके घुटन के स्पुर्द कर दी गई हैं। ताइब की कोशिश थी वो कम अज़ कम एक बार ज़रशाम से बात ज़रूर करे, इसे मिले ताकि इसे तसल्ली हो सके, मगर इसकी ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। ज़रशाम निकाह के फ़ौरन बाद वापस कसरे गुल रवाना हो गया। इस बात का ताइब को दिली अफसोस हुआ। वो बहरहाल खुद को ही कसूरवार गर्दान रहा था। इसने गुल राना को गलत रास्ते से अपनाने की बजाय सीधी तरह अपने वालिदैन के सामने अपना मामला रख दिया होता, या फिर इन्हें मजबूर किया होता कि वो इसका रिश्ता लेकर कसरे गुल जाएँ तो हालात यकीनन मुख्तलिफ होते। मगर अफसोस, इसके उठाए एक गलत कदम ने 4 लोगों की ज़िंदगी का रुख बदल दिया था। पता नहीं अब क्या होने वाला था। तेरे ना बहुत चंगा होया ताइब चौधरी। हुण जो अपने थे आई थे लग पता गया, तो जो दूसरी धी नूं बुला रहा सी कि चल दौड़ जा, तो दूसरी भी धी भी कमीनी सी जिहड़ी दौड़ भी गई। चवल औरत। ज़रशाम मलिक जब से आया था मुसलसल कमरा बंद था। वो तो किस्मत के इस मजाक पर बस हैरान सा था। आखिर ये इसके साथ हो क्या गया था? अब पता नहीं वो लड़की कैसी थी जो ख्वाम का इस भयानक रस्म की भेंट चढ़ गई थी। बहुत देर तक वो जागता रहा और सोचता रहा। फिर इसने अपना बैग खोला और पैकिंग करने लगा। सामान था ही कितना, 2 मिनट में सिमट गया। इसी असना में दरवाजे पर दस्तक हुई। यस, इसने कहा। दरवाज़ा बड़े डरे सहमे और झिझके हुए अंदाज में खोला गया। ज़रशाम की नज़र आने वाले पर जम गई। ये चेहरा इसके लिए बिल्कुल नया था। वो करीबन 14-15 साल की मासूमन और खेस लड़की थी, जिसके बंदरंग कपड़े पहन रखे थे, जिसकी फटी ओढ़नी से इसके सुनहरे बाल झांक रहे थे। इसका चेहरा सुर्ख था और आंखें सूजी हुई थी। इसके हाथ में खाने की ट्रे थी। कौन हो तुम? वो खासा चौंक कर बोला, जिसके जवाब में इसने अपनी हरासा आंखें उठाकर बेहद शिकायती नज़रों से देखा था। वह हैरान सा रह गया। लड़की की आंखें आंसू से भरी हुई थी। और आंखें क्या थी मेरे खुदा, जैसे 2 नन्हे नन्हे चमकते सुनहरे कांच। इसने सिसकी सी ली। मैं आपकी मुलाजमा। वो बददस्तूर ट्रे हाथों में उठाए हुए थी। इसने जैसे रटे रटाए अल्फाज बोले। ओह अच्छा, तो तुम रो क्यों रही हो? इन्होंने मारा है। वो बांसुओं के साथ रो रही थी। ट्रेस के हाथ में लरस रहा था। ज़रशाम ने ट्रेस के हाथों से ले लिया और इसी असना में इसकी नज़र इसके दाएं कलाई पर पड़ी, जिसमें मोटा सा सिल्वर का कड़ा था, जो इस बात की दलील थी कि वो किसी नीच ज़ात से ताल्लुक़ रखती है। वहाँ ये कड़ा इस बात की निशानी थी। किसने मारा है? ज़रशाम ने गिलास में पानी डालते हुए पूछा। इसे फिल वक्त अपने सिवा किसी से हमदर्दी नहीं हो रही थी। बड़े मलिक जी ने। वो बददस्तूर हो रही थी। नाम क्या है तुम्हारा? इसने पहला घूंट लेकर पूछा। जीमल। वो हकलास ही गई। जीमल। ज़रशाम पे जैसे कमरे की छत आ पड़ी। गिलास इसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा और पानी कारपेट पर बह गया। तुम जीमल हो? वो बेयकीनी से पूछा था। जवाबन वो इसी तरह रोती रही और इसने सारा माजरा क्या सुना। जब इसे तब्रेज़ से अपनी गाड़ी में डालकर लेकर आए थे तो कसरे गुल में पहले पहुँचते ही ज़ोरेस मलिक ने इसे बेख्तियार पीटना शुरू कर दिया। अगर फैमिली के दूसरे लोग दरमियान में ना आते तो शायद वो इसे मार ही डालते। फिर इसे मुलाजमाओं के सुपुर्द कर दिया गया और इनसे कहा गया कि वो इसे भी मुलाजमा वाला दर्जा दे। इसे घटिया और घिसे हुए कपड़े पहनने को कहा गया और सितम बलाए सितम के इसे वो सिल्वर का कड़ा
पहना दिया गया ताकि वो भी मुकम्मल तौर पर मुलाजमाओं नौकरानियों के कबीले की लगे। ज़रशाम को लग रहा था कि वो पागल हो जाएगा। इसके वहम गुमान में भी न था कि जीमल इतनी सी लड़की होगी या शायद बच्ची कहना मुनासिब होगा। जुल्म की इंतहा थी। खोलते दिमाग और जलती आंखों से वो किसी बगोले की तरह चकराता हुआ बाहर निकल गया और फिर कसरे गुल की दरो दीवार ने देखा कि वो ज़रशाम मलिक जो कभी बाप के सामने बुलंद आवाज़ से बोलता न था, कसरे गुल इसकी चिंगाड़ों से गूंज रहा था। इसने ज़ुरैस मलिक से इतना झगड़ा किया कि हद नहीं। इसने इनसे कहा कि वो सब कुछ जानते थे और जानते बूझते हुए इन्होंने ज़रशाम को कुर्बानी का बकरा बना लिया, सिर्फ अपने इंतकाम की आग बुझाने के लिए। वो इस हद तक गिर गए कि एक बच्ची के साथ इसका निकाह करवा दिया। इसने इन पर इल्ज़ामात की बौछार कर दी। वो बुलंद आवाज़ में धाड़ रहा था और पूरा मर्दान खाना गूंज रहा था। इसने साफ तौर पर इल्ज़ाम लगाया कि इन्होंने ये सब जानते बूझते किया था। मज़ाद जो सलूक जीमल को यहाँ लाने के बाद किया गया ज़िलालत की इंतहा थी, मगर ज़ुरैस मलिक को जैसे बेटी खोने के बाद कोई परवाह ही न थी बेटे की। इनका एक ही जवाब था, वो दुश्मन की बेटी है। ज़रशाम जानता था कि वो किस कदर कट्टर सोचों के मालिक लोग थे। पुराने अकीदे, ख्यालात और दुश्मनियाँ इनके लिए ज़िंदगी मौत का मसला थी, मगर इसने कभी अपने बाप को ऐसा न समझा था। वो इस वक्त इसके चीखने चिल्लाने का कोई नोटिस ही नहीं ले रहे थे। आकर थक कर वो बोला, आपको क्या लगता है बाबा, मैं इसे इस तरह इस हालत में आपके रहम करम पर छोड़ दूंगा? नामुमकिन, मैं इसे साथ लेकर जाऊँगा। शिद्दत जज्बात से इसका रंग दहक रहा था और आंखों से गोया खून टपक रहा था। लहजे में सरकशी थी। तुम इसे कहीं नहीं ले जा सकते, वो हुक्मिया लहजे में बोले थे। आप भूल रहे हैं, अभी 2 घंटे पहले आपने इसका निकाह मेरे साथ करवाया है। इस लिहाज से ये मेरी बीवी है, इसलिए मैं इसे जहाँ चाहूँ ले जा सकता हूँ, वो गुर्रा के बोला था। तो फिर मेरी बात याद रखना, अगर तुम इसे अपने साथ लेकर गए तो दोबारा इस दहलीज पर मेरे घर के दरवाजे पर मत आना। समझ लेना बाप मर गया तुम्हारा, वो जैसे खूना शाम लहजे में बोल रहे थे। ज़रशाम के पैरों के नीचे से ज़मीन सरक गई। वो खड़े कद से लड़खड़ा सा गया। ठीक है बाबा जान, जैसे आपका फ़ैसला। इसकी आंखों में रेत सी चुभ रही थी। वो आंधी तूफान की मानिद बाहर निकल गया। रात की तारीकी ने एक अजब मंजर देखा। कसरे गुल के इकलौते वारिस ने एक लफ्ज़ कहे बिना जीमल का हाथ थामा और गेट पार कर गया। गुल अफ़शा मलिक लहरा के ज़मीन पर आ गिरी थी। धुंध जैसे मातमी फ़िज़ा के आगोश में लिए किसी माँ की तरह थपक रही थी। दरख्त होले होले लरस रहे थे और सुनसान खामोश खड़े खेतों में जैसे आंसू के ढेर थे जो धीरे धीरे खालियों में से रास्ता बनाते बहते जाते थे। ज़रा तुम सुबह होने दो कि सूरज को तो आने दो, परिंदों को तो उड़ने दो, ज़रा तो सुबह होने दो। अभी तो आसमान का रंग निखरेगा, अभी खुशबू भी बिखरेगी, अभी मौसम भी बदलेगा, अभी तो चाँद डूबेगा। अभी मंज़र बदलने में ज़रा सी देर बाकी है, अभी दिल के संभलने में ज़रा सी देर बाकी है। दौड़ फिटे। सबसे पहले मेरा तो दिल करा इसको फैर मारूँ ना, ये जो गुल्ले राना जी दौड़ के गई है तो ताइब चौधरी भी चवल जमाने ते करनियां उन्होंने दी ते भुगतनियां किसी नूं पै रही हैं। ज़िंदगी किसी और की ख़राब हो गई है। कमरे में एक धुंध भरी कहर आलूद खामोशी थी। हालांकि दोनों फुस मौजूद थे, मगर वो दोनों ही इस वक्त बात करने की पोजीशन में ना थे। गुलराना इस वक्त भी दुल्हन के लिबास में थी और बेड पर निढाल सी बैठी थी। परेशानी और खौफ ने इसका बुरा हाल कर रखा था। लाख दिल लानत रहे थे चावल औरत। पता नहीं आने वाला वक्त कैसा था। इसे तो फिल वक्त हर चीज़ धुंध में लिपटी नजर आ रही थी, हत्ता कि वो तमाम ख्वाब भी जो इसने ताइब के हवाले से देखे थे और जिनको पूरा करने के लिए वो हर रुकावट पार करके यहाँ तक चली आई थी। दूसरी तरफ वो बार बार लब कुचल रहा था। कमरे में इधर से उधर चक्कर लगाते वो किसी बंधे हुए शेर की तरह नजर आता। इसकी नज़रें फ़ोन पर मुर्तकज़ थी। गालबनी से किसी खास फ़ोन कॉल का इंतज़ार था और फिर कुछ देर बाद फ़ोन जाग उठा। इसने पहली बेल पर ही फ़ोन उठा लिया। वो सिर्फ हूँ हाँ करता रहा। दूसरी तरफ से बात सुनते हुए इसका रंग पहले सुर्ख हुआ और फिर अब बतदरीज जर्द हो रहा था। फिर गुल्ले से लड़खड़ा कर बेड पर बैठते देखा। यकीनन अब इसमें खड़ा होने की हिम्मत ही ना रही थी। वो अब लब भेजे दूसरी तरफ से बात सुन रहा था और फिर इसने फ़ोन बंद कर दिया। गुल ने देखा इसके हाथ कब कपा रहे थे। क्या हुआ ताइब, किसका फ़ोन था? इसने पूछा। वो यूँ चौंक कर मतवजह वजह से पहली बार इसकी मौजूदगी से आगाह हुआ। इन्होंने बहुत मारा जीमल को। वो दांत फेंचते हुए खुद पर काबू पा रहा था, वरना शायद रो देता। डूब के मर जा बेगैरत आदमी। किसने? इस पर जैसे आसमान टूटा। ज़ुरैस मलिक ने। और इसके बाद इन्होंने इसके हाथ में वो चांदी का कड़ा पहना दिया ज़बरदस्ती और इसे ये हुक्म दिया कि वो कसरे गुल की मुलाजमा। इन्होंने इसे मुलाजमाओं जैसे कपड़े पहनने पर मजबूर किया और इसके बाद जो लिबास इधर से पहन के गई थी इसे आग दिखा दी। गुल, मैं क्या करूँ मेरी बहन? वो जैसे हार सा गया। आंखों में अज़ियत की सुर्खी फैली हुई थी। ओ यार, गुल तो सुनते ही रोने लगी। भला इसे कब तवक्का थी कि इनके इतने शदीद रवैये की। मगर सच है, इंतकाम और गुस्से में पागल इंसानियत की सतह से बहुत नीचे आ जाता है। जैसे वो आ गए थे। गुल से पूछना चाहती थी कि इसे ये सब कैसे मालूम हुआ, मगर इस सवाल का ना मौका था और ना मतलब। यकीनन इसके ज़राए होंगे। ताइब अब दरवाजे की सिम जा रहा था, शायद सुल्तान चौधरी को ये सब बताने। ये ख्याल आते ही वो लपक कर इसकी तरफ बढ़ी और इसकी राह में हाइल हो गई। नहीं ताइब, खुदा के लिए किसी को कुछ मत बताना। इससे और कुछ ना हो, नफरत ज़रूर बढ़ेगी। हाँ, तेरे अपने रस्ते विच रुकावट आनी है। अपनी अम्मा का सोचो ताइब, वो किस कदर परेशान है और ऐसे में अगर तुम मज़ीद इन्हें परेशान कन खबरें सुनाओगे तो क्या होगा सवाए मज़ीद ख़राबी के। वो इल्तिजाई अंदाज में बोली। तो मैं क्या करूँ? मैं
खामोश होकर बैठ जाऊँ, वो जैसे बेबस सा हो गया। तू बेगैरत बन के तमाशा देख या अपनी गुलछड़े उड़ा। नहीं, मगर हम इंतज़ार तो कर सकते हैं ना, अच्छे वक्त है। इसे खुद भी अपना कमज़ोर पॉइंट का एहसास था। ऐसा कुछ नहीं होगा ताइब ने सर झटका। मगर फिर भी इस तरह सबको बताकर क्या हासिल होगा? मुझसे ये समझ नहीं आ रही कि आखिर शाम मलिक ने कुछ इसकी बातें अधूरी रह गई। इसकी फ़ोन की बेल बज उठी। इसने चौंक कर फ़ोन पर नज़र दौड़ाई और फिर फ़ौरन कॉल पिक कर ली। हाँ बोलो क्या? वो बुलंद आवाज़ से बोला। फिर क्या हुआ? इसकी आवाज़ में बेताबी थी। गुल ने देखा कि इसके चेहरे की रंगत बतदरीज लौटने लगी थी। लाजमन कोई हौसला अफजा खबर थी, मगर क्या? वो जल्द से जल्द जानना चाहती थी। 10-15 मिनट फ़ोन सुनने के बाद इसने कॉल बंद की। गुल राना की तरफ मुड़ा तो इसका चेहरा, इसका रंग जोश से सुर्ख पड़ रहा था। इसको नहीं पता चलना चाहिए था। ये राइटर ने बहुत गलत किया है। इन्होंने सारी ज़िंदगी गिल्ट दे विच रहना चाहिए सी, दोनों कमीनियां नूं, चवलां नूं। गुल, मैं बहुत बहुत खुश हूँ, इसने खुशी से कहते हुए गुल को दोनों बाजू में थाम कर घुमा डाला। क्या हुआ ताइब? कोई अच्छी खबर है क्या? अच्छी, बहुत बहुत अच्छी खबर है। तुम्हें पता है कसरे गुल में क्या हुआ है? ज़ुरैज़ मलिक और ज़रशाम में बहुत सख्त अलग कलामी हुई है। इसने अपने बाप पर बेतहाशा इल्ज़ामात लगाए और इन्हें बताया कि वो ये सब जिमल के साथ कत्ल बर्दाश्त नहीं करेगा। असल में तो इसे पता ही नहीं था कि इसके निकाह के लिए मुसर क्यों है। अगर वो इंतकाम ही लेना चाहते हैं तो जाएं और ताइब और गुल राना को गोलियां मार दें, मगर कम से कम एक मासूम बच्ची पर तशद्दुद करके अपने वक़ार और इज़्ज़त तो मत गंवाएं। बस मुख्तसरन ये कि इनके बीच सख्त झगड़ा हुआ, जिसके बाद वो सिमल को साथ ले गया शायद लाहौर। तुम्हारा भाई वाकई बहुत अच्छा है, इसने एक सच्चा मर्द होने का सबूत दिया। तो तू बगैरत मर्द होने का सबूत देता गुल राना। इसने गुल के दोनों हाथ थामे थे और बोलता चला गया। और वो तो वहाँ थी ही कब? इसका दिल सजदा शुक्र में झुका हुआ था और आंखें नम। इसके लाला ने इसकी इज्जत रख ली थी। तू वो इज्जत नहीं रखी, तू सब बेइज्जत की तो हाले भी तेन इज्जत रखे। वरना थोड़ी देर पहले से यही लग रहा था कि ज़िंदगी अब यूँ होगी कि मोहब्बत अंधेरी रात बन कर रह आ जाएगी एक दिन, यूँ जैसे अपने सब रिश्तों से तेरी बगावत अच्छी नहीं। मगर अब ताइब की खुशी देखकर तशक्कुर के एहसास से इसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बेसाख्ता हंस पड़ी। उसे हंसते देखकर ताइब पहले तो हैरान हुआ, फिर खुद भी हंस दिया। फटी हुई आंखें, फाले ज़रा ज़ुबान और मफलूज बाजुओं का ये सफ़र जो न जाने कितनी सदियों से मुझे तय कर रहा है, आखिर ये मेरी इंतहा तक पहुंच क्यों नहीं जाता? और ये आंसू, ये सारे के सारे आंसू एक ही साथ बह क्यों नहीं जाते? वो लब भैंचे ड्राइव कर रहा था और इसके साथ बिल्कुल साथ वाली सीट पर बैठी जिमल किसी मुजस्मे की मानित साकिन थी। एक ही दिन में इसके साथ इतना कुछ हो गया था कि इसका नापुख्ता शऊर कबूल करने में हिचकिचा रहा था। इसके ज़ख्म वजूद से जैसे टीस उठ रही थी, मगर खौफ वहशत की वजह से वो इस कदर सहमी हुई थी कि सांस भी आहिस्ता से ले रही थी। अब तक का सफ़र नहायत खामोशी से कटा था। वो बड़ी बुरी तरह ड्राइविंग में गर्क था। इसने एक बार भी निगाह उठाकर अपने साथ बैठे ज़ीनफ्स को ना देखा, बल्कि शायद वो खुद इस कदर उलझा हुआ था कि इसकी ज़ात से यकसर बेगाना हो गया था। फिर इसने गाड़ी की स्पीड स्लो करना शुरू कर दी। वजह गालबन यही थी कि अब दही इलाका ख़त्म हो रहा था और एक बहुत बड़ा सा नीला बोर्ड लगा हुआ था, रफ्तार आहिस्ता आगे आबादी है। अब शहर की रोशनियाँ शुरू हो रही थी। हालांकि वो आज तक शहर ना आई थी और इसे बेहद शौक था कि वो शहर देखे, मगर इस वक्त सिचुएशन इस तरह की थी कि इसने सर उठाकर भी ना देखा कि इसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। फिर इसने एक बड़े से शॉपिंग मॉल के आगे गाड़ी रोक दी। गाड़ी पार्किंग में खड़ी करके वो इसकी तरफ मुड़ा। मैं 15 मिनट तक वापस आ जाऊंगा, कुछ काम है, तुम परेशान मत होना। गाड़ी के शीशे ब्लैक हैं, बाहर से अंदर का मंजर देखा नहीं जा सकता। वो कहते हुए गाड़ी बाहर निकल गया और गाड़ी लॉक कर गया। वो खौफ के आलम में घुटने पेट में दबाए देर लब कुछ पड़ने लगी। कुछ देर बाद वो वापस आया। इसके हाथ में चंद शॉपर थे। इसने इन्हें पिछली सीट पर फेंका और दरवाज़ा बंद करके इसके बराबर आके बैठ गया। गाड़ी स्टार्ट करते हुए इसकी नज़र जीमल पर पड़ी तो वो चौंक गया। ऐसे क्यों बैठी हो? इसने पूछा। जीमल इसी तरह बैठी रही, सर घुटनों में धरे, पाँव सीट के ऊपर धरे हुए। इसके अंदर कुछ क्लिक हुआ। इसने बेसाख्ता जीमल का कंधा हिलाया और वो एकदम ढलक कर इसकी सिमत आ गिरी। शाम धक से रह गया। वो बेहोश हो चुकी थी। ओम मेरे खुदाया, मैं एक अकेला छोड़कर नहीं जाना, मुझे एक अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए था इसे। इसने तासुब से सोचा। घर यहाँ से ज़्यादा फासले पर ना था। शाम ने गाड़ी फुल स्पीड पर छोड़ दी और चंद मिनट बाद ही वो मलक हाउस के गेट पर था। गाड़ी अंदर ले जाके इसने पोर्च में रोकी और तेज़ से बाजू में समेटे बाहर आ गया। नूरा, मेरी गाड़ी की पिछली सीट में चंद शापर है, वो लेकर आओ। इसने मुलाजमा को हुक्म दिया और खुद तेज़ी से अपने बेडरूम की तरफ बढ़ गया। इस कोठी में 2 मियाँ बीवी मुलाजिम थे जो गाँव से ही आए थे। नूरा और सईद नामी ये जोड़ा बे औलाद था। इस वक्त नूरा तेज़ी से इसके हुक्म की तामील को दौड़ गई और इसकी आंखों में वाज़ेह तशवीश थी। पता नहीं लड़की कौन थी। जरशाम ने इसे बेड पर लिटाया और होश में लाने की तदाबीर करने लगा। थोड़ी देर बाद इसे होश आ गया। तब तक नूरा वो शॉपिंग बैग इस कमरे में रख कर जा चुकी थी। इसकी आंखें खुली तो चंद लम्हे छत पर साख्त रहीं, फिर आहिस्ता आहिस्ता पुतलियाँ अपनी आंखों में हरकत करने लगी। जरशाम खामोश बैठा इसे देख रहा था। जैसे ही इसने जरशाम को देखा वो फ़ौरन उठकर बैठ गई। इसकी रंगत जर्द पड़ गई, आंखों में खौफ सिमट आया। वो यकटक इसे देखे गई। उठो, कपड़े चेंज कर लो। इसने एक पैकेट इसके करीब रखा और खुद उठ खड़ा हुआ। लहजा बड़ा आम सा था। मैं खाना लगवाता हूँ, तब तक तुम भी मुँह हाथ धो लो। वो मुड़ने लगा जब इसकी आवाज़ ने बढ़ते हुए कदम रोक लिए। फिर आप भी मुझे मारेंगे? डरी सहमी लर्जीदा आवाज़ किसी चाबक की तरह इसे लगी। वो बेसाख्ता वापस मुड़ा और उसके नज़दीक बैठ गया।
नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, चलो अब उठो। इसने कहते हुए जीमल का हाथ खींचकर इसे उठाया। वो खामोशी से उठी और इसकी हिदायत पर अमल करती गई। जब तक खाना आया तब तक वो मुंह हाथ धोकर दुपट्टा अच्छी तरह सर पर लपेटकर सोफे पर बैठी हुई थी। वो इसकी कैफियत अच्छी तरह समझ रहा था मगर फ़िलहाल खामोश था। जिस किस्म का ड्रेस्टिक चेंज इसकी ज़िंदगी में आया था, इसको कबूल करना बहुत मुश्किल और कठिन था। कच्चे गुल पे जैसे मौत की सी बर्बादी और तबाही छा गई थी। यक पे यक ये घर अपने वारसों की चहचहाट और खिलखिलाहटों से महरूम हो गया था। यूँ जैसे कोई तेज़ आंधी चली और पल ही पल में सब खाक में मिलाकर गायब हो गई। गुलैफ शाह बेहद बीमार थी। इनसे बेटे की जुदाई और बेटी की ज़िल्लत बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। वो IBP की मरीज़ा बन चुकी थी घर से और जुरैज मलिक से बिल्कुल लाताल्लुक़ यूँ हो गई जैसे इनके होने ना होने से कुछ फ़र्क ही ना पड़ता हो। आज कई दिनों बाद जुरैज मलिक इनके पास आए थे। क्यों खुद को हल्कान करती हो, कहीं नहीं जा सकता, वो आ जाएगा। इनके धीमे लहजे में अपने किए की कोई शर्मिंदगी ना थी। गुलाब शाह को जैसे आग लगी, कभी वापस नहीं आएगा। वो भूल क्यों रहे हैं, आप ही का खून है। वो आपकी तरह ज़िद्दी और हठधर्म, वो नहीं आएगा। वो बुलंद आवाज़ में कहती कहती आखिर में रोने लगी। आपको ज़रा भी एहसास नहीं कि आपने महज अपना शिमला ऊंचा रखने के लिए जो कदम उठाया, इसने हमें अपने इकलौते बेटे से महरूम कर दिया। क्यों क्यों हैं आप ऊंची ज़ातों वाले अनापरस्त लोग जो ज़मीन पर चलते लोगों को हकीर कीड़ों से भी बदतर समझते हैं। वो नज़ियानी अंदाज में बोल रही थी। जुरैज मलिक ने कोई बड़े सख्त अल्फाज कहना चाहते थे मगर फिर इनकी बीमारी का ख्याल करके मजबूर हो गए। वो दुपट्टा मुंह पर रखे रो रही थी। वो उठे और इसी अकड़ो शान से चलते हुए कमरे से बाहर निकल गए। शहर में बसते मेहमानों से डर लगता है, मुझको ऐसे इंसानों से डर लगता है। ऊंची ज़ात का ढोंग रचाकर डसते हैं, ऊंची ज़ात के शैतानों से डर लगता है। और फिर एक ना समझ में आने वाली ज़िंदगी शुरू हो गई। जब शाम ने इस पर इस कदर मेहनत की कि कभी कभार वो थक जाता। पहला पूरा माह वो बेहद बीमार रही। पहले तो वो इससे भी बहुत डरती थी। इसे देखते ही वो छिपने को जगह ढूंढने लगती। वो इससे बेहद नरमी से पेश आता और अपने बेहतर रवैये की बिना पर जल्द ही इसने अपने और जीमल के दरमियान एक बेहतर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली थी। जरशाम के साथ बिल्कुल साथ वाला कमरा इसका था मगर वो अक्सर रातों को डर जाती, फिर बाकी की पूरी रात रोते और जागते गुजार देती। वो सुबह इसकी मतवरों में सुरख आंखें देखकर हैरान होता मगर एक दिन इसे पता चल गया। वो स्टडी में अपने थीसिस पे काम कर रहा था। काफ़ी देर तक काम करने के बाद जब वो बेडरूम की तरफ बढ़ा तो जीमल के कमरे से उठती सिसकियों की मध्यम सी आवाज़ को भी इसकी कुफ्ते समात ने बड़ी तेज़ी से कैच किया। वो फ़ौरन दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ और इसे यूँ बेड पर लिहाफ में सुकड़े सिमटे रोता देखकर हैरान रह गया। क्या बात है जीमल? वो इसके नज़दीक आ गया। इसका रोना मध्यम पड़ चुका था। क्या हुआ मुझे बताओ। इससे जीमल का चेहरा ऊपर किया और कराह कर रह गया। इसने किस तरह अपने सुनहरे कांच के नगीनों का रो रो कर हशर किया हुआ था। मुझे अकेले सोने की आदत नहीं है, मुझे डर लगता है। वो बददस्तूर सहमी हुई थी। अपने घर में किसके पास सोती थी? अम्मा के साथ। वो फिर से रोने लगी। शायद अब अम्मा याद आ रही थी। आओ उठो, मेरे साथ चलो। इसने हाथ पकड़कर उठाया और इसे साथ ले गया। इस दिन के बाद दोनों का बेडरूम एक हो गया। वो इसके बेड पर ही सोती थी मगर इतने किनारे से लगकर के बहुत बार से ये खदशा लाक हुआ कि वो नीचे न गिर जाए। और फिर एक दिन ये खदशा सच साबित हो गया। इसका थीसिस 7वीं मराहल में था। इस दिन भी वो देर तक काम करता रहा। थक हार के सोए से भी कुछ ही देर गुजरी थी जब एक ज़ोरदार धड़ाम की आवाज़ से इसने जगा दिया। वो हड़बड़ा कर उठा और इधर उधर नज़र दौड़ाई। फिर इसका कहका निकल गया। जीमल ज़मीन पर गिरी पड़ी थी और साइड टेबल का कोना लगने से उसकी पेशानी की खाल हल्की सी फट गई थी। वो इसे उठाने के लिए आगे बढ़ गया। इसके माथे पर बैंडेज चिपकाने तक वो खामोश रहा। फिर इसने जीमल को अच्छा खासा डांटा। वो बेचारी खामोशी से रोने लगी जिस पर इसे मज़ीद गुस्सा आया। अब इसमें रोने की क्या बात है? इतने किनारे से लगकर सोने की क्या वजह? मुझसे डर रखता होगा। तीसरा फिक्र इसने तंजन कहा था। आप इस तरह बात न करें। वो सूसू करती इल्तिजाई अंदाज बोली। क्यों मुझे डर लगता है? इसने बेमिसाल तो जी पेश की। और यार शाम के अलग से एक तवील सांस निकल गया। इसने इसका हाथ पकड़ा और इसे अपने से 1 फुट के फासले पर लटा दिया। अब अगर यहाँ से हिली सरकी भी ना तो मैं तुम्हें बहुत मानूंगा, समझी? इसने सख्ती से कहा और खुद भी लेट गया। इसके बाद भी इसके रोने का सिलसिला तो थम गया मगर अब इसे अक्सर डरावने ख्वाब आया करते थे। रातों को डर कर उठ जाया करती और इसे पुरअतमाद बनाने के लिए इसने खुद को कितना बदला था। वो कम गो था मगर इसे बोलने पर उकसाने के लिए वो कितनी देर इसके पास बैठा बातें करता रहता। वो इसका खौफ कम करना चाहता था। वो इसे नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लाना चाहता था। इस सिलसिले में इसके 2 दिन साइकेट्रिस्ट से भी सेशन करवाता रहा। इस पर 2 नफ्सियाती तरीका इलाज इस्तेमाल किया गया था, काउंसलिंग, तहलील नफ्सी। दोनों से काफ़ी फ़र्क पड़ा मगर इन साइकेट्रिस्ट का कहना था कि जीमल नफ्सियाती तौर पर बेहद कमज़ोर थी। इसकी वजह से इसमें मनफी रुझानात और ख़यालात को काबू करने का सिस्टम विड्रॉल हो चुका था। ये नफ्सियाती इस्लाम में इंसान की इस कैफियत को कहते हैं जिसमें वो मुदाफ़त खो देता और पस कदमी इख्तियार कर लेता। अगरचे वो मुकम्मल तौर पर ठीक हो गई थी मगर अब भी वो वक्तन फ़वक्तन इसे लेके जाता रहता था। मियाँ बीवी का खूबसूरत रिश्ता इनके लिए अजीब पेचीदगी से भरा भेद था। जब भी वो इसका दोस्त बन गया कि इसमें ज़्यादा आसानी थी। इसने लाहौर के सबसे बेहतरीन इदारे में इसका एडमिशन करवाया। इसे जीमल को ऐसा बनाना था जिस पर सारी दुनिया फ़ख्र करे। वो इसे खुद पढ़ाता। यूँ भी इसके एमफिल तो हो चुका था। इसके पास 2-3 कॉलेजेस की तरफ से बहुत अच्छे सैलरी पैकेज के साथ जॉब की ऑफ़र्स थी मगर वो मज़ीद किसी बेहतर के लिए गौर कर रहा था। जब भी इन ऑफ़र्स पर संजीदगी से गौर नहीं कर रहा था। जीमल को इसने 8th स्टैंडर्ड में एडमिट करवा दिया था और वो इसे खुद छोड़ के आता और खुद लेने जाता। इसी दौरान इसकी एक यूनिवर्सिटी में जॉब की ऑफ़र आ गई।
इंटरव्यू और टेस्ट के बाद एवेल्यूएशन में इसे अपने बिल्कुल परफेक्ट करार दे दिया गया। यूँ वो प्रोफेसर ज़रशाम मलिक बन गया। कसरे गुल की तरफ से किसी ने पेशरफत नहीं की थी। इसे कभी कभार हैरत होती वो कितना गैर अहम था इनके लिए, इनका इकलौता वारिस जिसे 6 माह से किसी ने खबर ना ली थी, मगर वो भी तो आखिर इन्हीं का बेटा था, कैसे हार मान लेता। वो भी कसरन खामोश था और इसकी खामोशी पुकारती थी। इसे कहना खुशफहमी में मत रहे कि तुमसे हम कलाम होंगे, हमने तो खुद से भी खफा हो, तुम तो खुद से भी खफा हो, सदियों खामोश रहते हैं। जब शाम को डिस्चार्ज कर दिया गया, डॉक्टर दानिश ने हल्की फुल्की कज़ा के साथ साथ मामूली सी भी टेंशन लेने से सख्ती से मना किया था, मगर वो जानती थी कि हॉस्पिटल में तो वो इस बात पर अमल कर सकती थी कि वो इसके सामने ना आए, मगर घर में ये मुमकिन ना था। जब भी इसने इस किस्म की कोई कोशिश भी ना की। इन दोनों के बीच एक सर्द खामोशी थी। इसने सारी सूरत हाल पर सिमर का दिल रोता था। वो खामोशी से इसकी तीमारदारी करती रहती, इसके लिए खाना बना के लाती, इसके कपड़े वॉशरूम में लटका देती, दोपहर में इसके सोने के बाद दिगर काम निपटाती रहती। फिर शाम को इसे जूस या फ्रूट, इसके बाद वो लॉन में हल्की सी वॉक करता। वो डिनर की तैयारी करते हुए किचन से इसे देखती रहती है। उसे खुद से नफरत होती, खुद से घिन आती। क्या थी वो? एहसान फरामोश, नमक हरान, या फिर इसकी खाली थाली में खाकर इसी में छेद करने वाली गलीज़ और घटिया लड़की। इसे खुद को ये सब पावर करवाते हुए ज़रा भी तरस ना था। वो मेडिकल लीव पर यूनिवर्सिटी की तरफ से छुट्टी पर था, जबकि जीमल तो यूं भी फ्री ही थी। आजकल मोहब्बत कहीं चली गई है, लगता है मेरे अंदर ही अंदर कहीं दूर चली गई है और बहुत सारे साए पीछे छोड़ गई है मेरे आसपास और इर्द गिर्द। वो करब से सोचती रहती। वो तो इससे निगाहें भी नहीं मिलाती थी कि खुद को इस काबिल ही ना समझती थी। क्या था वो शख्स? एक देवता। क्या नहीं किया था इसने जीमल के लिए? वो तो इसके एहसानों के नीचे इस कदर दबी हुई थी कि सर उठाने के लिए भी अहल ना थी, मगर इसने सब किया था। इसने देवता जैसे ज़रशाम को तलाक से ज़मीन पर गिराने के पाश कर दिया था। इसने रुतबा बदलना चाहा था, इसने हैसियत बदलनी चाहिए थी। इसने डू मोर का मुतालबा करके इस शख्स के साथ क्या किया था वो जानती थी। और इस आगाही का कर्ब इस कदर भारी था कि इसके कंधे टूटने लगे थे। आज एक सर्द शाम कमरे की पुरहिद्दत फ़िज़ा में वो इजी चेयर पर झूल रहा था और इसकी वार्डरोब सेट कर रही थी। जब नूरा अंदर आई, इससे मिलने कुछ लोग आए थे। वो उठकर बाहर चला गया। ज़िमर खुद ब खुद काम छोड़कर किचन की तरफ बढ़ गई। से चाय के इंतजामात देखना था। अपनी निगरानी में सब कुछ तैयार करवाकर नूरा के हाथ हॉल में भेजकर वापस कमरे की तरफ बढ़ गई। ये मलक हाउस में सुबह का आगाज़ था। 5 बजे का अलार्म बजा तो एक साथ दोनों की आंख खुल गई। ज़िमर ने मुंदी मुंदी आंखों से इसे बाथरूम में जाते देखा। फिर वो फुर्ती से उठी और छलांग मारकर कारपेट पर बिखरी अपनी किताबें नोटबुक समेटने लगी। रातों पढ़ते पढ़ते यूं ही हर चीज़ पर आई छोड़कर सो गई थी, जो कि ज़रशाम बेहद थका हुआ था और इसके सर में भी बेहद दर्द था। जब भी वो जल्द सो गया। अब अगर वो इसकी ये बेतरतीबी देख लेता तो ज़िमर की क्लास लग जाना थी। वो वज़ू करके लौटा तो इसे बैग समेटते देखकर पहले तो हैरान हुआ, फिर सारा मामला समझ गया। एक धीमी सी मुस्कुराहट इसके लबों पर रेंग गई। सफ़ेद ट्राउज़र और शर्ट में जिस पर रेड डॉट्स थे, बिखरे बालों समेत वो बेहद घबराई लग रही थी। वो सर झटकते हुए नमाज़ के लिए निकल गई। इसके जाने के बाद वो खुद भी नमाज में मशगूल हो गई। इसके बाद इसने लॉन में आधा घंटा वॉक की। वापस आकर फ्रेश होकर मुँह हाथ धोया, यूनिफॉर्म चेंज किया और बाहर आ गई। इसी असना में ज़रशाम भी अंदर आ चुका था। वो इस वक्त जॉगिंग सूट में था, जब भी माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। ज़िमल ने फ़ौरन बैठकर तौलिया इसे थमाया। वो चेहरा पूछने के बाद सोफे पर बैठ गया। मॉर्निंग बोलकर से मुस्कुरा, फिर खुद भी चेंज करने के लिए बढ़ गया। जब वो लौटा तो ज़िमल ड्रेसिंग टेबल के आगे खड़ी बालों से उलझ रही थी। वो तेज़ी से इसकी तरफ लपका। ज़िमल क्या करती हो? मेरा इंतज़ार तो कर दिया करो। इसने ज़िमल के हाथ से हेयर ब्रश ले लिया और इसे स्टूल पर बिठाकर खुद इसके बाल सुलझाने लगा। इसके शानों से नीचे आते सुनहरे रेशम के लच्छे इसके हाथों में सरक रहे थे। वो बड़ी एहतियात और तवज्जो से इसके बाल सुलझाने के बाद ऊंची सी पोनी टेल बांध रहा था। ये भी ज़िमल का बहुत बड़ा मसला था, अजीब सा मसला था। इसके साथ तो मसाइल का अंबार था। पहली बार जब ज़रशाम ने इसे यूँ अपने बाल खींच कर बनाते और साथ साथ रोते देखा तो हक्का बक्का सा रह गया। पूछने पर बताया गया कि इसे खुद से बाल सुलझाने नहीं आते। लाल हवेली में एक मुलाजमा खसूसी वक्फ की गई थी सिर्फ इसके सुनहरे गुच्छों को समेटने के लिए। वो सारी तफसील जानकर एक तवील सांस लेकर रह गया कि इसके सिवा कर भी क्या सकता था। फिर इसके हाथ से ब्रश लेकर खुद सुलझाने लगा और इसके बाद मामूल बनता गया। अगर बावजूद इस रूटीन में कोई चेंज आ रहा था तो वो अपने बाल सही मानों में नोच खसोट डालती थी। बाल ठीक करवाने के बाद सर पर स्कार्फ लेने लगी, फिर बैग कंधों पर डाला और शाम के साथ नीचे आ गई। नाश्ते की टेबल पर वो खुद नाश्ता करने के साथ साथ इसे भी करवाता रहा। वो इसके जाने का वक्त हो गया। ज़िमल ने बैग पिछली सीट पर फेंक कर खुद इसके बराबर आकर बैठ गई। टेस्ट की तैयारी कैसी है? इसने गाड़ी स्टार्ट करते हुए पूछा। अच्छी है, वो ज़ेर लब कुछ पढ़ रही थी। ज़रशाम ने इसके मासूम चेहरे पर फैली मलाहत को देखा तो दिल में एक टीस सी उठी। एक मासूम लड़की इन जालिम रस्मों की वजह से अपने घर वालों से दूर थी। वो जानता था कि वो अपनी अम्मा को बहुत ज़रा मिस करती। नहीं सोचों में गुम इसने ज़िमल को स्कूल के गेट पर उतारा तो वो नीचे से उतरने से पहले इसकी तरफ मुड़ी। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। इसने तो चली दी। वो सारी लाते हुए खुदा हाफिज़ कहते बाहर आ गई। वो यूनिवर्सिटी की तरफ मुड़ गया। वहाँ पैदल पैर निकल आने वाली मसरूफियात ने इसे पहली बार भुला दिया कि इसे ज़िमल को स्कूल से पिक करना था। जब इसे याद आया तो उसने सर पीट लिया। वो 1.5 घंटा लेट था। इंतहाई फास्ट ड्राइव करते हुए इसके स्कूल पहुंचा तो इसे धचका लगा। पठान
चौकीदार इधर उधर टहल रहा था। इसकी कुर्सी पर जीमल बैठी थी, बैग गोद में रखे, वो दोनों हाथों में मुँह छुपाए ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। तेजी से दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गया। स्कूल का गार्ड भी जा चुका था, वरना वो रिकॉर्ड से इसका फ़ोन नंबर वगैरह ढूंढकर इसे घर पहुंचाने का बंदोबस्त करता। जब शाम को देखते हुए तीर की तेज़ी से इसकी तरफ लपकी और इसे लिपट कर और ज़ोर से रोने लगी। वैसे थपकता हुआ चौकीदार को अपना नंबर लिखवाने लगा, फिर इसका बैग उठाकर डिग्गी में रखा, इसे साथ लगाई गाड़ी की तरफ ले आया। इसका अब बाकी का सारा रास्ता वो रोती आई थी। घर आकर इसने खाना भी मुश्किल 2 से 3 लुक़्मे लिया और वो शायद जर शाम के खौफ से फिर वापस कमरे में आकर लेट गई। जर शाम से इसके स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आ गए तो वो इधर मसरूफ़ होगा, मगर इसका सारा ध्यान जीमल की तरफ ही अटका रहा। फारिग होते वो ऊपर की तरफ बढ़ा। नूरा ने इसे बता दी कि वो तब से मुसलसल कमरे में है। जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो वो बाथरूम से बाहर निकल आ रही थी। धुले हुए चेहरे के साथ इसकी मतवारा आंखें जर शाम को मुझसे कर गई। जीमल इधर आओ, वो सोफे पर बैठ के बोला। वो खामोशी से इसके पास आ गई। इसने हाथ पकड़ कर साथ बिठा लिया। नाराज़ हो? जर शाम ने पूछा। जीमल के लब कपाए वो नफ़ी में सरी लागी। रो क्यों रही थी? जवाबन वो खामोश रही। मैं कुछ पूछ रहा हूँ। वो चंद लम्हे इसी तरह बैठी थी, फिर नज़र उठाकर इसे देखा, खौफज़दा नजरें। मुझे पता है आप मुझे एक दिन ऐसे ही भूल जाएंगे और वापस नहीं लेके आएंगे। जीमल के किसी की ज़रूरत नहीं है। जीमल सबके लिए बोझ है। पहले बाबा और लाला के लिए थी, इन्होंने फेंका तो अब आपके लिए हूँ, और आप भी मुझे यूँ ही किसी दिन छोड़ देंगे। वो हिचकियाँ लेकर रो रही थी। जब शाम गुंग रह गया। इसकी मामूली सी गलती ने साइकेट्रिस्ट की सारी मेहनत पर पानी फेर कर इसे फिर से उसी स्टेट ऑफ माइंड में धकेल दिया था। इसे खुद पर बेतहाशा गुस्सा है। इसने खुद को संभाला, इसके शाने पर बाजू फैलाकर इसे साथ लगा लिया। ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने तुम्हें इसलिए नहीं छोड़ा और ना मैं ऐसा करूँगा। फजूल बातें मत सोचा करो। इसने जीमल की पेशानी पर गिरे सुनहरी बाल समेटे और नरमी से इसकी पेशानी को चूमा। इसकी सिसकियाँ रुक गई। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, इसने वादा किया, और कभी लेट भी नहीं आएंगे, इसने यकीन दहानी चाहिए। हाँ नहीं आऊँगा, इसने यकीन दिलाया। और तुम भी मुझसे नाराज़ होकर अगर रोई ना तो बहुत मारूंगा, इसने धमकाया। वो मुस्कुराते हुए इसके साथ लग गई। चलो उठो, फोर्टिस जॉयलैंड में इंजॉय करवाते हैं तुम्हें, इसने कहा तो वो खुश से उछल पड़ी। ऐसे टूटा है तमन्नाओं का पंदार के बस दिल ने झेले हैं मोहब्बत में वो आज़ार के बस। एक झोंके में ज़माने मेरे हाथों से गए, इस कदर तेज़ हुई वक्त की रफ्तार के बस। रात तारीख और सर्द थी। जीमल बेड पर लेटी हुई थी। इससे 1 फुट के फासले पर दूसरा जीनफ वो खुद था। फासला आज भी कायम था। ये कभी ख़त्म नहीं हो सका था, क्योंकि इसे ख़त्म करने की कोशिश ही ना की गई थी, जबकि इसका वजूद एक नौबालिग लड़की से एक नौखेज़ दोशीज़ा के रूप में ढल चुका था। वो इस वक्त रो रही थी। आंसू बेआवाज़ इसकी सुनहरी आंखों में गिर रहे थे। इससे 1 फुट की दूरी से लेटा वजूद बेखबर था। क्या इस दुख से बड़ा कोई दुख था? इसका सीना जल उठा, लेकिन वो खुद जिम्मेदार थी सारे हालात की। इसने सितारा मेहरबान को खुद बदगुमानी और बेतमादी की स्याही में डुबो दिया था। कितने दिन गुजर गए थे वो इस पर बात नहीं करता था। अगर इसमें जर शाम से नजरें मिलाने की हिम्मत ना थी तो वो भी इसके चेहरे को ना देखता था। जब बात बर्दाश्त से बाहर रोने लगी तो बेड से नीचे उतर गई। वो नहीं चाहती थी कि इसके रोने की आवाज़ सुने, जब भी तेज़ी से कमरे से निकल गई। इसने लॉन में ठंडी और नम घास गिरते हुए इन सारे लम्हों को याद किया जो इन दोनों के बीच आए थे, मोहब्बत भरे, मुस्कुराते और दिल में खुशी भर देने वाले। सिर्फ चंद लम्हे थे जिसका इसके कासर दिल में, सिर्फ चंद, जब वो रोती हुई जीमल के साथ लगाकर डांटता था और आइंदा कभी न रोने का वादा लेता था, वो कभी वफा ना कर सकी। जब ईदेन पर वो नमाज़ पढ़ने के बाद लौटता तो पहले से लॉन में इसके इंतज़ार में टहलती हुई होती। जीमल दौड़ के इसके सीने से लग जाती। वो इसे नरमी अमेज़ मोहब्बत से थपकता और इसकी पेशानी चूमा करता। ये मौका में बस 2 ही बार आता था, साल में बस 2 ही बार आता था। तीसरा तब जब वो इसने पोजीशन ली, कोई डिबेट कंपटीशन जीता, कोई दूसरा कंपटीशन जीता, तब जब वो इसकी तरफ देखकर विक्ट्री का निशान बनाता। इसका दिल खुशी के एहसास से मुनव्वर हो जाता। आज इसकी ज़िंदगी जैसे इन्हीं को याद करने सी रह गई थी। रात बतदरीज गहरी हो रही थी और वैसे भी वो तरीके से डरती थी। जब भी खुद पर ज़ब्त करके आंसू पहुँचती, अंदर की सिमट बढ़ गई। बेड अपनी मखसूस जगह पर लेटते हुए इसने सर में के दर्द को यकसर नज़रअंदाज कर दिया। थकन के बाद गहरी नींद में जल्दी चली गई, मगर वो मनहूस ख्वाब आज भी इसके पीछे था। तारीख गहरी और खौफ का गहरा एहसास और दूर तक फैली हुई वीरानी। तन्हा वो चीख रही थी, भाग रही थी। किसी ने इसके शाने पर हाथ रखा तो वो चिल्लाती हुई उठकर बैठ गई। जीमल क्या हुआ? वो इसके शाने पर हाथ रखे पूछा तो वो गहरे गहरे सांस लेती खाली नज़रों से देखने लगी। फिर कोई बुरा ख्वाब देखा? इसका लहजा फ़िक्रमंद था। वो घुटनों पर सर रख कर रोने लगी। बहुत बुरा ख्वाब है, मुझे लगा मैं तन्हा ही हूँ, भाग रही हूँ और वहाँ बहुत अंधेरा था, मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने अकेली थी, मैंने आपको बहुत आवाज़ें दी मगर आप कहीं नहीं थे, आप नहीं आए, आपने मुझे तन्हा छोड़ दिया। इसके लहजे में करब था, शिकवे थे। नहीं, मैं तो तुम्हारे पास हूँ। इसने जीमल को तसल्ली दी। इसकी आवाज़ ने जीमल को चाबक की सी ज़रब लगाई। वो तड़प कर सीधी हुई चंद लम्हे यकटक इसकी तरफ देखती रही, फिर दौड़ती हुई जाकर स्टडी रूम में बंद होगी। वो दिन और रात का चक्कर जारी था। ज़िंदगी भागती जाती थी, मौसम बदलते थे। एक सुनहरी बहार में इसने अपने राइटिंग टेबल से सर उठाकर सोई हुई जीमल को देखा। वो अब बड़ी हो गई थी।
एक टीनेजर बल्कि स्वीट सेक्शन की लड़की, मेट्रो की स्टूडेंट, वो बहुत बदल गई थी। हर वक्त हंसती खिलखिलाती, इस पर धौंस जमाती पूरे इत्मीनान से जिमल, जिसने घर के कोने कोने को अपने हाथों से सजाया था। कभी कभी वो बड़ी मुदब्बर बन के इसे मशवरे देती तो वो हंस देता। ज़हीन तो वो थी ही, मगर ज़रशाम ने इसकी सलाहियतों को पॉलिश कर दिया था। वो इससे बेहद अटैच थी, वो इसका सब कुछ था, बल्कि शायद जिमल के सारे रिश्ते इसी की ज़ात में यकजा हो गए थे। एक बाप की तरह पुरशफ़क़, माँ की तरह फ़िक्रमंद, बहन की तरह इसे ढेरों बातें करने वाला, और एक भाई की तरह इसकी हिफाजत करने वाला। ओ भाई भाई ना लिख, रिश्ता ख़राब होंदा। और सबसे बढ़कर इसका प्यारा दोस्त, मगर सिर्फ वो इसका शौहर नहीं था। वो सुबह के लिए लेक्चर तैयार करने के बाद बिस्तर पर आ गया। वो बेखबर सोई थी, एक हाथ गाल के नीचे धरे, दूसरा तकिए पर रखे। इसने लिहाफ इस पर दुरुस्त कर लिया और ख़ुद भी लेटकर आंखें बंद कर ली। इसकी आंखों में हल्की हल्की नमी थी। इसे जिमल के हौसले पर हैरत होती थी। वो इसके सामने अपने वालिदैन या लाला का नाम भी लेती थी, जबकि वो तो अंदर ही अंदर टूट गया था। इस कदर मोहब्बत करने वाला बाप, जान छिड़कती माँ और कदरे दूर दूर रहती बहन। हर रात वो सोचता, चंद लम्हों के लिए दिल रुक सा जाता। कसरे गुल ने इसे छोड़ दिया था, इसे भुला दिया था, सिर्फ इस जुर्म की पादाश में जो इसे सरजद ही न हुआ था। क्या किया था आखिर इसने? सिर्फ एक बेसहारा मजलूम मासूम बेगुनाह लड़की को सहारा दिया था, और क्या किया था? बल्कि सहारा भी इसीलिए दिया कि वो इसके साथ एक मुकद्दस रिश्ते में बंध गई थी। ख्वाह कम उम्र ही सही, मगर बहरहाल वो शरई लिहाज से मियाँ बीवी तो थे। ऐसी बातों को सोचते वो सो गया, मगर इसकी नींद बड़ी बेचैन सी थी। सुबह वो उठा तो सर बोझल सा था, इसका दिल सख्त घबरा रहा था। यूनिवर्सिटी में इसने वो 2 क्लासें ली और अपने ऑफिस में आ गया। एक गिलास ग्लूकोज पी के भी इसका दिल मामूल पर ना आ सका। इसी दौरान इसका सेल बज उठा। बाबा की कॉल। वो उछल पड़ा, फ़ौरन कॉल पिक की, मगर छूटते जो खबर इन्होंने सुनाई हैरानकुन और दर्दनाक होने के साथ साथ जान निकालने वाली भी थी। गुल अफ़शान मलिक की डेथ हो गई थी। इसने चकराते सर के साथ सर कुर्सी की बैक से टका दिया। कुछ देर बाद जब इसकी तबीयत नॉर्मल हुई तो और हवास काबू में आया, तो उसे एहसास हुआ वो रो रहा था। इसने घर फ़ोन करके जिमल को बताया वो रात तक लौट आएगा, ज़रूरी काम है। वो तफसील पूछती रहेगी, मगर इसने फ़ोन बंद कर दिया। कुछ देर बाद इसकी गाड़ी गांव की तरफ बढ़ रही थी। तकरीबन 28 साल बाद वो गांव आया था। एक हजूम में बेकरार था इसे पुरसत देने वालों का। लोगों का ख्याल था कि वो बीवी को भी लाएगा, मगर इन्हें मायूसी हुई क्योंकि वो अकेला था। दूसरी तरफ ताइब चौधरी गुल राना भी आए थे, मगर इन्हें कसरे गुल की दहलीज पार करने की इजाज़त न दी गई। रोती मचलती गुल राना को बड़ी मुश्किल से ताइब ने संभाला और वापस जीप में बिठा दिया, और वो लौट गए। हुण रोन मचलन दा फायदा, हुण जाके तड़फी जा सारी ज़िंदगी। जब शाम माँ की मैयत को कंधा देने आया था और इस फरीज़े से फारिग होकर वो सब वापस आए, तो बाप के सामने खड़ा हुआ। चलता हूँ बाबा साईं, तुम्हारी माँ की ख्वाहिश थी कि तुम्हें यहाँ आने की इजाज़त दे दूँ, मगर याद रखना इसमें वो लड़की शामिल नहीं है। तुम आ सकते हो, मगर इसके बगैर। इनके लहजे की रौनक अब भी कायम थी। बेफिक्र रहिए, मैं भी नहीं आऊँगा, और इस मेहरबानी और नायत का शुक्रिया, इसने ज़ख्मी लहजे में कहा। मर्ज़ी है तुम्हारी। वो फनकार उठे। ज़रशाम की आंखें जल उठी। अपने इतने प्यारे से बाप का ये रूप और अल्फाज बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था। इसे बेहद तकलीफ़ हुई। आपको एक बात बताऊँ, मुझे समझ नहीं आती मुझे यहाँ आकर घुटन क्यों होती है, मगर आज मुझे इसका सबब समझ में आ गया है। यहाँ आप जैसे लोग हैं दूसरों को हकीर कीड़ों से भी कमतर समझते हैं, जो खुदाई लहजे में बात करते हैं। आप में और सुल्तान चौधरी में कोई फ़र्क नहीं। वो सब कुछ खुल्लम खुल्लम करता है, और आपने अपने ऊपर अच्छाई का लबादा चढ़ा लिया। सच कहते हैं, अफेक्शन शोज़ ह्यूमन मेंटालिटी, बट सिचुएशन शो ह्यूमन रियलिटी। और आपको पता है, यू आर नथिंग जस्ट फेक। वो नफरत से कहता वापस मुड़ गया। सारा रास्ता वो रोता हुआ है। इसका कसूर सिर्फ ये था कि वो एक इंसान था। इसने इंसानियत की अहमियत दी। रात 10 बजे के करीब वो घर पहुंचा तो तेज़ बुखार में फनक रहा था। जिमल से देखती चौंक गई। वो सीधा बेडरूम की तरफ बढ़ा था। वो इसके लिए चाय लेकर अंदर आई तो उसे बेड पर बेसुध पड़े देखकर घबरा सी गई। हाथ पर आकर बढ़कर इसका माथा छुआ तो झटका लगा। इसे तेज़ बुखार था। इसने ज़बरदस्ती से चाय के साथ बिस्किट खिलाया और साथ में मेडिसिन दी, मगर वो फिर भी बेचैनी से सर पटक रहा था। सर दर्द की प्रॉब्लम इसे अक्सर होती थी। जिमल से कई बार कह चुकी थी कि वो अपनी आईसाइट चेक करवाए, मगर वो राज़ी ना था। वो देर तक बैठकर इसका सर दबाती रही। अगले 2 रोज़ इसकी हालत यही रही, मगर इसने जिमल को असल हकीकत नहीं बताई। फिर बतदरीज वो संभल गया, मगर माँ को खोने के बाद इसके दिल का एक गोशा हमेशा के लिए वीरान हो गया। इसके जहन से अपने घर का खाका मिटने लगा। वो अंदर से कुछ और रेजा रेजा होता रहा, और वक्त बीतता रहा। ज़िंदगी चलती रही। इसका तो काम ही चलना है। ये मलिक हाउस की खूबसूरती से सजे हुए सेटिंग रूम कम लाउंज का मंजर था। एक तरतीब से लगी खूबसूरत तस्वीर क्या थी, एक क्रोनोलॉजी थी जिमल और ज़रशाम की। 14 साल की जिमल से लेकर 20 साल की जिमल की और ज़रशाम की एमफिल से PhD तक का सफ़र इन तस्वीर में यकजा था। साथ साथ मुख्तलिफ डेट्स और इवेंट्स की तफसील भी रकम थी। जिमल की शील्ड्स और मेडल्स लेते हुए कम बेश 12-13 तस्वीर थी ज़रशाम के साथ मुस्कुराते हुए मुख्तलिफ मकामात पर, कभी फोर्ट्रेस पर, कभी ज़ू, तो कभी किसी रेस्टोरेंट में डिनर टेबल पर, कभी डिबेट कंपटीशन की, तो कभी किसी फंक्शन की कंपेयरिंग की। वो छाई हुई थी ज़रशाम के साथ मुख्तलिफ मौक़े की तस्वीर, ईदैन की सालगिरह की और दीगर हर तस्वीर पहले से बढ़कर थी। सबसे बढ़कर वो आखिरी लास्ट तस्वीर थी जिसमें जिमल और ज़रशाम साथ साथ थे। जिमल एक खूबसूरत सफ़ेद लिबास में मलबूस थी और इसके साथ खड़ा ज़रशाम ब्लैक डिनर सूट में था। तस्वीर की सबसे नुमायाँ चीज़ जिमल के दाएं कंधे पर गिरे बाल थे, जो एक तरफ को समेट कर नीचे
लाए गए थे। बाल क्या थे, सोने में ढला सुनहरा आबशार था जो कंधे से बहता नीचे तक आ रहा था। वो एक परफेक्ट तस्वीर थी। वो दोनों भी लाउंज में खड़ा ज़ीनफ जब इस आखिरी तस्वीर को भी देख चुका तो उसे अपने पीछे आवाज़ सुनाई दी, जी किससे मिलना है? जीमल ने पूछा। वो मुड़ा था और इसे देखकर जैसे जीमल का सांस सीने में ही अटक गया। वो इस हस्ती को कैसे भूल सकती थी? इसके लाशौर में आज भी वो खौफ मौजूद था और कितनी मुश्किलों से वो इस खौफ पर काबू पा सकी थी। और वो खौफ आज मुजस्सम सूरत इसके सामने खड़ा था। वो बेसाख्ते कदम पीछे हटी। इसके सामने ज़ोरेज़ मलिक खड़े थे। वक्त कुछ और आगे सिरका और जीमल कॉलेज गर्ल थी। तीखी चुलबुली नटखट नए तजर्बे करने की शौकीन, चांदनी रातों की दीवानी, बारिश के लिए पागल और सर्द मौसम की दुआएं मांगती, जिसकी खनकती हंसी राइटिंग टेबल पर झुके हुए जर शाम को बहुत चौंका देती थी। इसी साल इसने पीएचडी की थी ड्रामा में और वो इससे ज़िद्दें करती थी और अक्सर ये अपनी बात मनवाने में कामयाब हो जाती थी। ग्रेजुएशन में आकर तो इसके पर ज़्यादा ही निकल आए थे, वरना वो बुनियादी तौर पर बड़ी ज़्यादा और मासूम सी थी और बिलाशुबा वो कॉलेज के आज़ाद माहौल का ही असर था। आजकल तो इसने जर शाम से एक अजीब सी ज़िद लगाई हुई थी कि वो अपने बाल कटवाना चाहती थी, जिसके लिए वो कतई रजामंद ना था। तो वो तो इससे बालों का दीवाना था। मगर वो कॉलेज में सब लड़कियों ने कटिंग करवाई है, वो झल्ला कर बोली। मगर तुम सब लड़की जैसी नहीं हो। इसने कोई बात ही ख़त्म कर दी। मुझे पता है। वो सख्त मूड से उठने लगी। बाल कटवाने से क्या होगा? वो भी झल्ला के बोला। मेरा दिल चाहता है मैं भी सैलून जाऊँ, वो सब करूँ जो सारी लड़कियाँ करती हैं, मगर नहीं, मुझे इसका हक़ नहीं है। आप तो चाहते हैं कि मैं सांस भी आपकी मर्ज़ी से लूँ। वो तलखी से बोलती बाहर निकल गई। इज़्ज़त नहीं रहा सारी, जीमल भी है तो उसी चौधरी थी ना। वो हैरत ज़रा सा बैठा रह गया। ये जीमल थी? नाकाबिले यकीन सा लगता था। ये क्या हो गया था इसे? ये किस राह की मुसाफिर बनना चाहती थी? वो चंद दिन ही गुजरे थे कि जब इसने एक और इशू उठा लिया, मुझे ड्राइविंग सीखनी है। वो उसके अजीबोगरीब मुतालबे पर हैरान रह गया, मगर जब बोला तो लहजे में शदीद गुस्सा और तहकम था। ये तुम मुझसे किस किस्म की फरमाइशें करने लगी हो आजकल? दिमाग दुरुस्त है ना तुम्हारा? और अगर तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हें इजाज़त दे दूँ कि तुम जीन्स पहनकर बाल खोलकर ड्राइव करो तो ये नामुमकिन है। एंड लिसन जीमन, मुझे आज के बाद ये बताने की कोशिश मत करना कि तुम क्या चाहती हो। तुम सिर्फ वही करोगे जो मैं चाहूँगा। इज़ इट क्लियर? वो कहकर निकल गया। वो सुन सी बैठी रह गई। किस लहजे में बात करके गया था वो? इसी रात जब वो बेड पर नीम दराज कोई किताब पढ़ने के मसरूफ़ था, जीमल के बिगड़े ज़ाविये देखकर इसे आवाज़ दे दी, जीमल यहाँ हो। वो खामोशी से उठकर चली आई। नाराज़ हो? इसने नरमी से इसके शाने में हाथ रखकर पूछा। नहीं, वो सदमुहर से बोली। मगर मुझे तो लग रही हो। इसने जीमल का चेहरा ऊपर करना चाहा, जिसे इसने सख्ती से झटक दिया। रहने दीजिए ये दिखावे की फ़िक्र। वो चबा चबा कर कहती बाहर निकल गई। इसकी अब की बार सुन होने की बारी सर शाम की थी। वो बेहद हसास था और इसकी ये ओवर सेंसिटिविटी हमेशा इसके लिए मसला बनी थी। अगले दिन भी इसने जीमल की इतनी टेंशन ली कि इसका बीपी शूट कर गया। 1 घंटा डॉक्टर दानिश के हॉस्पिटल में गुजार कर आया तो बेहद थका और निढाल था, मगर अभी एक और क़यामत इसकी मुंतज़िर थी। गाड़ी अंदर ले जाते ही चौकीदार ने इसे बताया कि अभी भी इसे मिलने के लिए कोई आया और वो अंदर की तरफ बढ़ा तो लाउंज पे खड़ा मेहमान और सीढ़ियाँ उतरती जीमल एक साथ की नज़र में आए। दोनों की नज़र एक साथ ही आने वाले पर पड़ी और दोनों ही ठिठक गए। आने वाला ताइब चौधरी था। जरशाम इसके सामने आकर खड़ा हो गया। जीमल ऊपर जाओ वापस, इसने सख्ती से कहा। इसके बाजू पर हाथ टकाकर धीमी सी आवाज़ में करलाई थी। जरशाम, मेरे लाला लाला। इससे पहले कि ताइब कुछ बोलता जरशाम को राह ही तो उठा था। दौर फिटे मुँह जीमल, ऐसी लाला दी वजह तो तेरी ज़िंदगी बर्बाद हुई तो होन तो कोई हाल नहीं। वैसे चुगल जी इज्जत नहीं बची है जीमल में। जीमल, मैंने कहा ना जाओ, सुना नहीं तुमने? इसकी सुरख आंखें और अजनबी लहजा जीमल ने हरासा निगाहों से देखा और तेज़ी से वापस सीढ़ियाँ चढ़ गई। ताइब जब तक खामोश था पहली बार बोला, तुमने तो कमाल कर दिया जरशाम। वो तो सीफी अंदाज में बोला, इशारा इन तस्वीर और इनसे मुतल्लिक़ कारनामों से था। तो आप कौन सा कमाल दिखाने आए हैं? जरशाम का लहजा तंज में डूबा हुआ सर था। देखो, मैं एक बेहतर ताल्लुक़ चाहता हूँ। जो गलतियाँ होगी इन्हें भुलाकर भी हम नए ताल्लुक़ का आगाज़ कर सकते हैं ना। ताइब का लहजा नरम था। मगर मुझे आपसे किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं रखना, आप जा सकते हैं, इसने बेरहम लहजे में कहा और सीढ़ियाँ चढ़ता गया। ताइब साख्त खड़ा रहा, फिर थके थके कदमों से बाहर की सिमत बढ़ गया। जब शाम कमरे में पहुंचा तो वो दोनों बाजू घुटनों के गट लपेटे ज़ोर ज़ोर से रो रही थी और उसे देखते वो चील की तरह इस पर झपटी थी और एक अजीब वहशत के आलम से झंझोड़ने लगी। आप इंसानी दरिंदे हैं, मैं नफरत करती हूँ आपसे। वो हलक के बल चिल्लाई थी। इज़्ज़त नहीं रास। शट अप जीमल, वो धाड़ा था, मगर वो ज़रा भी नहीं डरी। कैद करके रखना चाहते हैं मुझे? ऐसा कीजिए, एक पिंजरा बनवाइए और इसमें डाल दीजिए मुझे। शायद इस तरह आपकी अना को तस्कीन मिल जाए। वो जहर उगल रही थी। अपने जुनून में ये भूल गई कि जरशाम का रंग कैसे जर्द पड़ रहा था। वो खड़े खड़े लड़खड़ाया था। आप चाहते हैं मैं बस आप तक महदूद हो जाऊँ? आपकी मर्ज़ी से उठूँ, आपकी मर्ज़ी से सोऊँ, दिन को रात कहूँ, आपकी पसंद से कपड़े पहनूँ, आपकी पसंद का खाना खाऊँ? मैं खुद क्या हूँ जरशाम मलिक? क्या हैसियत है मेरी? ख़रीदा नहीं था आपने मुझे, मगर रवैया आपका ऐसे जैसे मैं आपकी बांदी हूँ। और अब आपने मुझे लाला से भी मिलने नहीं दिया। क्यों? अगर आपकी बहन इनके साथ भाग गई तो इसमें मेरा क्या कसूर था? वो रो रही थी और जरशाम का दिल बहुत गहराई में जाकर डूबा था। मैं आपसे नफ़रत करती हूँ। सुना आपने? शदीद नफ़रत। आपने मुझे हर एक से दूर कर दिया। आपने मुझे तन्हा कर दिया, सिर्फ खुद तक महदूद कर दिया। क्यों चाहते हैं आपको गलत, जो आपको गलत लगता है वो मुझे भी गलत लगे? क्यों चाहते हैं आपके मैं दुनिया आपकी नज़र से देखूं? असल बात पता क्या? आप एक खुद परस्त और खुद पसंद इंसान है। आप चाहते हैं कि मैं हर वक्त आपकी अज़मत के गुण गाती रहूं। क्यों?
असल में आप खुद को देवता समझते हैं और चाहते हैं कि मैं बस आपकी दासी बनकर रहूं और बस मुझे बराबरी का दर्जा चाहिए। ज़रशाम, मुझे मेरा हक चाहिए। खुदा के लिए मुझे इंसान समझा। वो चीखती चिल्लाती आखिर में मध्यम पड़ गई और वहाँ था ही कब। इसकी सांस रुक रही थी। यूँ लग रहा था जीमल ने जहर में बुझा कोई खंजर इसके सीने में गाड़ दिया। इसके सर दर्द में बेपनाह इजाफा हो गया। वो हल्का सा लड़खड़ाया और अगले ही पल धड़ाम से नीचे गिरा। इसने धुंधलाई हुई नज़र से चारों तरफ देखा और हर चीज़ मध्यम और घूमती हुई सी लगी। इसका पूरा जिस्म जैसे जलता आबला बन गया और अगले ही पल इसकी आंखें बंद हो गई। तो लानत है जीमत, वो कहते कुत्ते को खीर नहीं बचती, तेक इज्जत रास नहीं आई तेन। बहुत जुदा है औरों से मेरे दर्द की कैफियत फरास। ज़ख़म का कोई निशान नहीं और तकलीफ़ की कोई इंतहा नहीं। इसे शदीद नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था। वो एक हफ़्ता हॉस्पिटलाइज रहा और जब से घर आया था मुसलसल खामोश था। आज जुरैज़ मलिक आए तो वो अपनी स्टडी में था। जीमल तो इन्हें देखते ही वापस भाग गई। वो नहीं जानती थी कि दोनों में क्या बात हुई, मगर इसने टेरेस से जुरैज़ मलिक को वापस जाते हुए देखा। इनके झुके कंधे बता रहे थे कि वो नाकाम गए थे। आज दिसंबर की आखिरी शब थी। सुबह नया साल हो रहा था। पता नहीं दिसंबर क्यों इतना उदास था, लेकिन सुबह का दिन बहुत ख़ास था। सुबह ज़रशाम की सालगिरह थी। कि ज़रशाम मेरा बर्थडे फेलो है। वैसे अच्छे लोग 1 जनवरी को ही होते हैं। वो दिल में ठान चुकी थी कि वो सुबह इसे हर हाल में मनाएगी, ख्वाहिश के लिए कुछ भी हो जाए। अगली सुबह ज़रशाम को अपने साइड टेबल पर एक विशिंग कार्ड मिला। साथ में एक गुलाब था, अधखिला खूबसूरत सुरख गुलाब। इसने कार्ड खोल लिया। 1 जनवरी नया साल और आपकी सालगिरह मुबारक हो। मेरी भी है, लेकिन हाल 1 जनवरी नहीं आई। तुम्हारा इश्क सदी दो सदी तो पालेंगे, अभी इतनी सकत तो हमारी चाह में है। वो खाली हर नज़रों से शेर को देखता रहा। फिर दोनों चीज़ें उठाकर जीमल अपने दराज में डाल के उठ गया। आज से वो यूनिवर्सिटी दोबारा ज्वाइन कर रहा था। इसने एक इस तरह नज़र पूरी कमरे में दौड़ाई और मुतमिन होकर निगाह फेर ली। सब कुछ मुकम्मल था, सिर्फ ज़रशाम का इंतज़ार था। वो कमरे में दाखिल हुआ तो हैरान रह गया। पूरे कमरे में अंधेरा था, सिर्फ कैंडल स्टैंड पर मोमबत्तियाँ जल रही थी। खूबसूरती से सजा टेबल, केक और रेड रोजेज इसकी कमज़ोरी थे। सरप्राइज़, वो चहकती हुई आवाज़ में बोली और लाइट जला दी। पूरे कमरे की डेकोरेशन बदली हुई थी। थैंक्स, इसके होठ में मुस्कुराने वाले अंदाज में फैल गए। वो कोट उतारता आगे बढ़ गया। जीमल वहीं फ्री सी होगी। वो टेरेस पर खड़ा स्लाइडिंग विंडो खोले आहिस्ती से इसकी तरफ आई। धीरे से इसके सामने खड़े होते हुए दोनों हाथ बाहम जोड़ दिए। वो ठटक गया। मुझे माफ़ कर दे ज़रशाम, मैं इस काबिल नहीं थी कि आप मेरे लिए इतना कुछ करते। मैं एहसान फरामोश ही नहीं, जालिम भी हूँ, मगर आप तो बहुत अच्छे हैं, बहुत आला ज़र्फ़। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। वो रोने लगी। आंसू कतरा कतरा इसकी सुनहरी आंखों से गिरे थे। ज़रशाम कराह कर रह गया। वो आज भी बेखबर थी कि इसे जीमल के आंसू किस कदर तकलीफ़ देते थे। अब मुझे बुरा भला ही कहें, मगर मुझसे बात तो करें। मुझे खुद से नफ़रत होती है। जी चाहता है मर जाऊँ। वो अब बेहद जज्बाती हो रही थी। इस नए साल की सुबह ज़रशाम ने सोचा, आपका हर करीबी रिश्ता जल्द या बदेरा आपको तकलीफ़ देता है, मगर अहमियत इस बात की है कि आपके नज़दीक अहम कौन है, शख्स या तकलीफ़। और इसे जीमल बहुत अजीज़ थी। वो अपने प्यारों को कोई भी झुकाना पसंद नहीं करता। इसे नरमी से जीमल के बंदे हाथ खोले और इसे साथ लगा लिया। वो इस आला ज़र्फ़ी पर जैसे ज़मीन में धंस गई। बस करो जीमल, मत रो। मेरी ज़िंदगी, तुम्हारे आंसू मुझे तकलीफ़ देते हैं। इसने नरमी से कहते हुए इसकी आंसू साफ़ किया और इसकी पेशानी पर गिरे बाल समेट कर इसे चूमा। जीमल के अंदर तक ठंडक उतर गई। तुम ठीक कहती हो जीमल, ताल्लुक बराबरी की सतह पे होना चाहिए। मैं देवता नहीं हूँ और ना तुम मेरी दासी, इसलिए आओ इन झूठी रस्मों को तोड़ दें। मैं सिर्फ तुम्हारा शौहर और तुम मेरी बीवी। आज के बाद सिर्फ यही ताल्लुक हमारी पहचान होगा। नए साल के दिन पुरानी बातें भूल जाओ जीमल, आओ एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करें। वो इसलिए अंदर की सिमत बढ़ गया। माहौल में एक लतीफ़ ठंडक थी। मौसरी और पाम के दरख्तों की महक फ़िज़ा में चकरा रही थी और हवा चांद के साथ मिलकर अजीब सरगोशियाँ कर रही थी, जिन्हें सुनकर शाखें झूम रही थी। तुझे मोहतात करता हूँ, तेरे मैं जान ले लूँगा। इन अपनी झील आंखों को कभी पुरनम किया तूने। वॉइस की से बोलते हुए इसकी भीगी मुतवरम आंखों पर छुप गया। गाड़ी बड़ी रवानी से सड़क पर फिसल रही थी। जीमन ने ड्राइव करते हुए शाम को देखा और बड़ी कुर्बान हो जाने वाली निगाह से देखा था। वो उसके लबों पर एक मुस्कुराहट रींग गई। वो जितना बाहर से खूबसूरत था, इतना ही अंदर से भी था। जीमन के दिल में जैसे रोशनी सी उतर गई। आज सुबह ही तो वो इसे कह रहा था, जीमल मैंने ताइब को भी मायूस लौटा दी और बाबा को भी। मुझे डर लगता है, पता नहीं ज़िंदगी कितनी मुख्तसर है और हम इसे नफ़रत और झगड़ों में ही गुजार देते हैं। कहते हैं नफ़रत को 1000 मौके दो कि वो मोहब्बत बन जाए, मगर मोहब्बत को एक भी मौका ना दोगे तो वो नफ़रत बन सके। आओ जीमल, गाँव चले, सबसे मिले। आओ हम नफ़रत को मोहब्बत बनने का मौका दें। और अब हम वो गाँव जा रहे थे जहाँ जुरैज़ मलिक थे, जो अब ये सही मानों में बूढ़े हो गए थे। तन्हाई ने घुन की तरह चाट रही थी। दूसरी तरफ सुल्तान चौधरी थे, जो हार्ट पेशेंट थे और ओपन हार्ट सर्जरी करवा चुके थे, जिसके साथ ही इनकी सारी दुश्मनियाँ और नफ़रतें भी बह गई थी। ताइब और गुले राना थे, जो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे। सवाए बिछड़ जाने वालों के दुख सिवा और कोई गम ना था इन्हें। इन्हें तो खुश होना बनता नहीं सी। जीमल को यकीन था कि वो कामयाब लौटेंगे, बल्कि इसे ज़रशाम पर कामिल एतमाद था। वो सितारा मेहरबान जिसने जीमल की ज़िंदगी कुंदन बना ली थी। इसके पास एक गुर था, इसके पास मोहब्बत थी। वो मोहब्बत जिसके बारे में कहा जाता था, मोहब्बत तो बादशाह होती है जो किसी को राया नहीं रखती, लेकिन गुलाम ज़रूर बना लेती है।
जी तो गाइज़ यहाँ पे ये नावल अपने इख्तिताम को पहुँचा। कैसा लगा आपको ये नावल? मेरी राय के मुताबिक तो जो मैंने इस नावल के बारे में मेरे ये कमेंट्स हैं कि यार सबसे जो गलत हरकत थी वो ताइब और गुल राना की थी, ठीक है। तो उनको एंड पे इतना मुतमिन नहीं होना चाहिए था। और फिर ताइब को जब पछतावा होना शुरू हुआ है तो राइटर ने उन्हें दस दिता कि भैन है तो कुछ गलत हो ही नहीं रहा। और उस तो बाद जरशाम ने इतना कुछ किया उसकी बहन के लिए, तो जीमल बीबी ने भी इज़्ज़त रास नहीं आई, ठीक है। इतनी आसान फरामोशी, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो भुगता है ना वो जरशाम ने भुगता है। क्या उसकी अच्छा होना, उसको इंसानियत को फॉलो करना वही उसके लिए वो गुनाह था? तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। खैर चलो, राइटर की मर्ज़ी, राइटर द नावल, राइटर की मर्ज़ी। तो आपको कैसा नावल लगा ये नावल? आप भी अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे जल्दी, कल मिलेंगे विद न्यू नावल के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।